तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ली गानाक जो कि फेक इम्पोस्टर होता है वो उनसे कहता है कि जहाँ पर सवाल ये है कि अगर मैं ली गानाक नहीं हूँ तो फिर बताओ कि मैं कौन हूँ। तो जहाँ पर एक करेक्शन भी करवा दूं कि पिछली एपिसोड में वह ली गानाक को वाइस कैप्टन कह रहा था, तो ये वाइस कैप्टन ही बल्कि वाइस जनरल है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर वो उनसे कहता है कि बताओ फिर मैं कौन हूँ। तो वो सभी लोग उसी की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो बायरू आगे बढ़ता और कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम इस सब में काफी ज्यादा अच्छे हो। तुमने जहाँ पर ना सिर्फ उसकी शक्ल ले ली बल्कि तुमने जहाँ पर उसकी 36 बैराज वाली टेक्निक को भी कॉपी कर लिया, यानी कि तुम उसकी टेक्निक्स को कॉपी करने में काफी ज्यादा अच्छे हो। साथ ही इसके अलावा ऊपर से ये स्क्रॉल जो है ये भी म्यूरियम की तरफ से है, यानी कि इसके ऊपर म्यूरियम की सील लगी हुई है। तो वो स्क्रॉल को ओपन करता है तो उसके ऊपर वाकई में लिखा होता है कि अगर तुम वहां पर जाकर चाचा के साथ निगोशिएशंस फेल हो जाती हैं तो फिर तुम्हें वापस आकर बैकचुआ को मारना होगा। तो जहाँ पर उसके ऊपर सील लगी होती है तो वो कहता है ये वाकई में म्यूरियम यूनियन की तरफ से एक स्क्रॉल भेजा गया है। तो बायरू से कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम ली गानाक से मिल चुके हो, मुझे ये बताओ कि असली का ली गानाक कहाँ पर है, हमारे वाइस जनरल कहाँ पर हैं। तो इम्पोस्टर से कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हें इस बारे में जवाब नहीं देना चाहता तो फिर तुम आगे से क्या कर लोगे। तुम्हारा सोमा जो होता है वो उसी की तरफ देख रहा होता है, वो काफी ज्यादा सीरियस होता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले मैंने कहा था ना कि मुझे इसके पास से काफी सारी डेंजरस फीलिंग आ रही है, जैसे कि ये कोई और है और इसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। मुझे लगता है कि इस बंदे ने अपने चेहरे के ऊपर कोई मास्क पहना हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर आगे बढ़कर इसके चेहरे के ऊपर से इस मास्क को फाड़ सकता हूँ और उसके बाद देखना इसका असली चेहरा बाहर आ जाएगा। इसी के साथ ही वो इम्पोस्टर जो होता है वो भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी रियल आइडेंटिटी को यहाँ पर छुपा कर रखना काफी बड़ी हेडेक बन चुकी है, लेकिन मैं फिलहाल के लिए तुम लोगों के सामने अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं करवा सकता। तो इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर उसी की तरफ ही देख रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या करें। तो उन दोनों से कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, अगर तुम्हारे पास असली के स्किल्स हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे इस बात के लिए मजबूर कर दो कि मैं अपनी रियल आइडेंटिटी तुम्हारे सामने शो करवाऊं। लेकिन अगर तुम्हारे पास वो सब कुछ नहीं है तो फिर तुम दोनों यहाँ पर मरने वाले हो। तो हमारा सोमा कहता है कि मैं ये करूंगा, जबकि बायरू से कहता है कि तुम बकवास बंद करो, मैं ये करूंगा। और इसी के साथ ही बायरू और सोमा दोनों ही एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि इम्पोस्टर जो होता है वो उनके सामने खड़ा होता है। तो दोनों एक तरफ से सोमा उसे पंच मारता है जबकि दूसरी तरफ से बायरू अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है और वहां पर साइड के ऊपर से उस पूरे की पूरी बिल्डिंग का एक हिस्सा उड़ जाता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और हमारी जो बैकचुआ होती है वो वायर खड़ी है, सब कुछ देख रही होती है कि अंदर कोई मॉन्स्टर आपस में फाइट कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। सोमा और उसके साथ साथ वहां पर और कौन है। उस होटल का एक हिस्सा बर्बाद होने के बाद वहां पर अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर एक तरफ से सोमा ने उसे पंच मारा होता है, दूसरी तरफ से हमारे बायरू ने अपनी तलवार उसके ऊपर अटैक किया होता है। तो वो एक तरफ से डंडे के साथ और दूसरी तरफ से हाथ के साथ उसने दोनों अटैक्स को ब्लॉक कर लिया होता है। और इसी के साथ ही वो वहां पर हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस हो। ऊपर से तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों ही काफी ज्यादा सीरियस मूड में हो। और इसी के साथ ही वो उन दोनों को पीछे की तरफ झटक देता है। दोनों पीछे हटने के बाद फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सोमा उसे किक मारता है जबकि दूसरी तरफ से बायरू अपनी तलवार घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इम्पोस्टर बड़ी आसानी के साथ वहां पर घूमते हुए दोनों के अटैक को अवॉइड कर लेता है। सोमा फिर से उसे किक मारने के लिए आगे बढ़ता है और बायरू फिर से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो फिर से उन दोनों के अटैक्स को वहां पर बड़ी आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है अपने एक हाथ और एक छड़ी की मदद से। और तीसरा सोल्जर जो होता है वहां पर खड़ा ही सब कुछ देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि शायद उसे यहाँ पर कोई मौका मिल जाए और यहाँ पर स्नेक अटैक कर सके। तो इम्पोस्टर उन लोगों से कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मैं इस नकली बॉडी के साथ भी तुम दोनों का मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों तो अपनी फाइट में काफी ज्यादा अच्छे हो, तो लगता है कि अब यहाँ पर मुझे अपनी रियल बॉडी को शो करवाना ही पड़ेगा। और वो उन दोनों को किक मारता है, दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, यानी वो अपनी रियल बॉडी को उनके सामने शो करवाने वाला है। जब वो वहां पर अपने प्रेशर को रिलीज करता है, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, इसी वजह से उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहां पर जो होटल का बचा कुछ हिस्सा होता है वो सारे का सारा भी उसके प्रेशर की वजह से टूट जाता है। और वहां पर उसने जो छड़ी पकड़ी होती है वो छड़ी भी वहां पर टूट जाती है। बायरू जो देखने के बाद बहुत सा हैरान हो रहा होता है, और सोमा जो होता है वो इतना ज्यादा हैरान नहीं होता क्योंकि वो तो है स्ट्रॉन्ग वन। तो दूसरी तरफ इम्पोस्टर जो होता है वो अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है और अपनी रियल बॉडी में आ रहा होता है। तो उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि बायरू कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर अपनी रियल बॉडी को शो करवाने वाला है तो इसका मतलब यह है कि ये अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करेगा और हमें एक ही झटके में मारने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ इम्पोस्टर को दिखाते हैं कि वो अपनी बॉडी के ऊपर जो नकली मास्क होता है उस सारे को उतार रहा होता है, और उसको उतारने के बाद उसका रियल फेस दिखाते हैं और वो हमारे सोमा की तरफ आगे बढ़ता है, सोमा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। हमारा बायरू जो होता है उसके की पावर को
को वहाँ पर मेजर कर रहा होता है और कहता है कि जरा देखो तो इसकी बॉडी के अंदर से इतनी सारी पावरफुल की निकल रही है जितनी हमारे म्यूनियम के जो 12 एल्डर्स हैं उनके बराबर की है, यानी कि वो सारे के सारे 12 एल्डर्स जो हैं, मुझे लगता है कि जो उन 12 एल्डर्स में से हो सकता है या फिर उनमें से भी ज्यादा हो सकता है, यानी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है। तो वो सोमा के पास आकर खड़ा होता है, तुम्हारा सोमा उसकी तरफ देखता है, वो सोमा की तरफ देखता है। इसी के साथ ही हमारा कैप्टन बायरूस की आंखों की तरफ देखता है, तो उसकी आंखें जो होती हैं वहां पर नीले रंग की चमक रही होती हैं। तो वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इसकी आंखें तो ब्लू कलर की हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये तो गोस्ट वैली का चाचा है, यानी डीमन एम्परर चाचा है। तो सोमा भी उसकी बात सुनता है और कहता है क्या तुमने कहा कि ये कोई चाचा है, क्या ये कौन सा चाचा है? इसके साथ जो तीसरा सोल्जर होता है बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि डीमन एम्परर चाचा के बारे में किसने नहीं सुन रखा। वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, एक तरफ चोनमा है और दूसरी तरफ डीमन एम्परर चाचा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ भी कम नहीं है। तो हमारा सोमा जो होता है वो नाम सुनने के बाद बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हो रहा होता। वो कहता है क्या क्या यहाँ पर किसी कार्ड का नाम बताया जा रहा है, तुम लोग यहाँ पर क्या चाचा चाचा कर रहे हो? बायरू से यहाँ पर बताता है कि हम लोग यहाँ पर किस चाचा की बात कर रहे हैं। वो उसे कहते हैं कि गोस्ट वैली के मास्टर का नाम चाचा है, द ग्रेटेस्ट म्यूरियम मास्टर, हमारे 12 एल्डर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर है। हमारा सोमा उसकी बात सुनने के बाद कहता है इसीलिए तो मैं यही सोच रहा था कि ये बाकी सभी से काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद चाचा भी काफी हैरान होता है और कहता है आखिर ये लड़का कौन है? इसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर बहुत सारी ऐसी सील लगी हुई है, बहुत सारी ऐसी नीडल्स हैं जिसकी मदद से इसकी मेडियंस को ब्लॉक किया गया है। वो डीमन एम्परर की सील्स हैं, लेकिन ये सारी किसने लगाई होंगी? ऊपर से इसके ब्रेन के अंदर भी कुछ नीडल्स हैं जिनकी मदद से इसकी मेमोरीज को सील किया गया है। आखिर ये बच्चा कौन है और इस बच्चे की मेमोरीज को और इसकी पावर्स को यहाँ पर सील करने का मकसद क्या है? चाचा भी वहाँ पर ये सब कुछ सोच रहा है कि तीसरा सोल्जर अपनी तलवार उठाता है और चाचा की गर्दन काटने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है। इस बेवकूफ को पता नहीं क्या लगा था कि वो यहाँ पर स्नीक अटैक करके इसको मार डालेगा। बायरू चलाकर उसे कहता है कि ऐसा मत करो, साइड के ऊपर हट जाओ, लेकिन वो नहीं सुनता और अपनी तलवार को चाचा की गर्दन के ऊपर चला देता है, जो जाकर उसके बालू के साथ टकराती है और वहीं पर तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जैसे वो तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है उस सोल्जर को समझ आ जाती है कि अब उसकी वाट लगने वाली है। और तलवार के टूटने के साथ जब तलवार उसकी बॉडी के साथ टकराई थी तो सिर्फ तलवार नहीं टूटी थी बल्कि उसके साथ प्रेशर निकला था और उस प्रेशर के साथ उस बेचारे के हाथ जो होते हैं वहां पर मुड़ जाते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि टॉर्नेडो की तरह वो बेचारा उड़ता हुआ पीछे काफी दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। तो हमारा सोमा जो होता है वो चाचा के सामने खड़ा होता है, तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने आकर खड़े हो गए और तुम मुझे घूर घूर का भी देख रहे हो। चलो मैं इस बात को मान लेता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद आया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम यहाँ पर मुझे घूरते रहो। अब बताओ कि आगे क्या करना है? दूसरी तरफ वो सोल्जर जो होता है वो पीछे जाकर गिरता है, तो हमारा बायरू उसके पास जाता है और जाकर देख रहा होता है कि इस बेचारे के तो पूरे के पूरे बाजू बेकार हो चुके हैं, क्योंकि इसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि ये वाली इंजरीज जो है यहाँ पर ट्रीट नहीं की जा सकती, इसे किसी हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। तो बायरू कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, जितनी दूर हो सकता है उतनी दूर चले जाओ, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। तो वो कहता है ठीक है सर, यहाँ पर आपको मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि चाचा जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तो चाचा जैसे ही वहाँ पर हंसना शुरू करता है इसी के साथ ही ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। आसपास की जो अर्थ होती है वो सारी हिल रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंसान है, तो उसके हंसने की वजह से वहाँ पर ग्राउंड हिल रहा होता है। तो बायरू कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान यहाँ पर हंसे और उसके हंसने के साथ पूरे का पूरा अर्थ जो है वो हिल रहा है, जबकि हमारा सोमा जो होता है वो सही सलामत वहाँ पर खड़ा होता है और चाचा से कहता है क्या हम लोग यहाँ पर अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हैं? क्या तुम यहाँ पर सिर्फ हंसने ही वाले हो? तो वो उसे कहता है कि जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही करते हैं, चलो फिर फाइट को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा सोमा इसी के साथ उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन जैसे वो उसे यहाँ पर एक पंच मारता है तो हमारा जो चाचा होता है वो उस पंच को ब्लॉक कर लेता है अपने मुंह के साथ और उसे कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर अपनी फिस्ट को यूज कर रहे हो तो फिर मैं भी अपनी फिस्ट को यूज करूंगा। और हमारे सोमा को वो भी एक पंच मारता है। जब वो सोमा को पंच मारता है तो सोमा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, तो वहां पर उसके नीचे जितने भी फ्लोर होते हैं उन सभी छतों को तोड़ता हुआ नीचे ग्राउंड के ऊपर, मेन ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है। और हमारा सोमा जो होता है उठने के बाद ऊपर की तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ ही बायरू भी वहीं पर नीचे आकर गिरता है। तो बायरू से कहता है कि हमारा मुकाबला यहाँ पर म्यूरियम के 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से एक मास्टर के साथ हुआ है, तो हमें यहाँ पर अपनी लाइफ को लाइन पर लगाना होगा और अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए इससे फाइट करना होगी। जबकि उसी वक्त चाचा भी नीचे उतर आता है और उनसे कहता है कितना काफी नहीं है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बायरू जो होता है वो सोमा से कहता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए अपनी जान को दांव पर लगाना होगा, तब जाकर हम इस मास्टर को हरा पाएंगे। और चाचा भी नीचे उतर आता है और उनसे कहता है कि इतना काफी नहीं है। चाचा उन दोनों से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों यहाँ पर बच पाओगे, अगर तुम दोनों वाकई में यहाँ पर सीरियसली मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो बायरू इसी के साथ एक टेबल को किक मारता है और उसकी तरफ फेंकता है। जैसे वो टेबल उठता हुआ चाचा की तरफ आगे बढ़ता है, इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए वहां पर उस टेबल के ऊपर बहुत सारे कट लगाता है। तो वो कट जो होते हैं
वो टेबल को काटने के बाद सीधे जाचा की बॉडी की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जाचा बड़ी आसानी के साथ अपनी इनर की मदद से ही उन सारे के सारे कट्स को वहां पर से अवॉइड कर लेता है और उसके सामने टेबल के टुकड़े आते हैं, उन सभी टुकड़ों को भी बड़ी आसानी से वहां पर से अवॉइड कर लेता है और इसी के साथ उन टुकड़ों के पीछे से बायरू निकलता है। बायरू अपनी तलवार लेकर ड्रैगन स्लैश को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो जब वो ड्रैगन स्लैश के साथ जाचा के ऊपर अटैक करता है तो हमारा जाचा बड़ी आसानी के साथ उसकी ड्रैगन स्लैश को भी अवॉइड कर लेता है और बायरू को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि ड्रैगन स्लैश उसका सबसे पावरफुल मूव है। वो उसके हाथों की तरफ देख रहा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हाथों की मदद से, हाथों के ऊपर की कोटिंग चढ़ाकर वो उसकी तलवार के अटैक को अवॉइड कर रहा है। तो वो कहता है कि बेयर हैंड्स के साथ ये मेरे अटैक्स को ऐसे अवॉइड कर सकता है और इसी के साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर धड़ाम करके गिरता है क्योंकि जाचा जो होता है अपने प्रेशर को रिलीज करता है और बायरू के ऊपर उसको फोकस करता है। जब वो उसके ऊपर फोकस करता है तो बायरू ग्राउंड के ऊपर गिर रहा होता है, इसी के साथ ही वो अंदर की तरफ धंसता जा रहा होता है। जाचा उसे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले और बायरू ग्राउंड के ऊपर और ज्यादा चिपकता जा रहा होता है और कहता है कि मुझसे यहाँ पर सांस नहीं लिया जा रहा। फिर साथ ही वो उठकर खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, अभी यहाँ पर मेरे अंदर हिम्मत बाकी है। वो अपनी तलवार उठाता है और तलवार को सामने की तरफ फेंकता है। वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर अभी तुम्हें अपना सब कुछ नहीं दिखाया, मेरे पास अभी भी कुछ मूव्स बाकी हैं। वो तलवार को सामने की तरफ फेंकता है तो जाचा बड़ी आसानी के साथ बेराज मूव को यूज करते हुए वहां पर से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और उसकी तलवार जो होती है पीछे जाकर टकराती है, लेकिन जाचा बड़ी तेजी के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे गर्दन से पकड़ता है और उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है चलो फिर दिखाओ मुझे तुम्हारे पास और कौन से मूव्स बचे हैं, तुमने कहा कि तुम्हारे पास और भी मूव्स बाकी हैं। तो हमारा बायरू जो होता है जहां पर अपनी थंडर स्लैश को यूज करने लगा है तो वो उसको गले से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम और मैं हम दोनों एक साथ हेल में जाएंगे। जैसे वो उसको गले से पकड़ता है इसी के साथ ही वो थंडर लाइटनिंग स्वॉर्ड को यूज करता है और स्पेशल मूव को जिसके साथ उसने वैगमा को मारा था। तो तलवार थंडर बनने के बाद बड़ी तेजी के साथ पीछे से निकलती है ताकि उसकी गर्दन के अंदर आकर दस सके, लेकिन जाचा बड़ी आसानी के साथ गर्दन को साइड के ऊपर करता है और उसकी तलवार को अवॉइड कर लेता है। अब क्योंकि तलवार जो होती है वो सीधी हमारे बायरू की तरफ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जाचा ने अपने एक ही हाथ के साथ उसकी तलवार को वहां पर पकड़ लिया होता है और बायरू को भी मरने से बचा लिया होता है। तो बायरू कहता है कि ऐसा कैसे हुआ, इसने लाइटनिंग स्वॉर्ड को सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ के साथ कैसे पकड़ लिया, क्योंकि मेरे पास जो तलवारबाजी की टेक्निक है गैंगरियोंग पैचियोन, इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट तलवारबाजी की टेक्निक है। तो जाचा उसे कहता है कि ये टेक्निक वाकई में सबसे बेस्ट टेक्निक है, लेकिन तुमने यहाँ पर अपने ओपोनेंट को पीछे वाली साइड से स्नीक अटैक करके अपने ओपोनेंट को मारने की कोशिश की। तुम्हारी टेक्निक इतनी अच्छी है कि अगर तुम इसको अच्छे से मास्टर कर लो तो तुम यहाँ पर मुझे भी सामने से मार सकते हो। तो जाचा उसकी तलवार को भी तोड़ देता है और साथ ही बायरू को पीछे वाली दीवार के साथ पटकार कर मारता है, जिसके साथ वहीं पर वो नीचे गिर जाता है। तो जाचा जो होता है वो आगे बढ़ता है हमारे सोमा की तरफ। तो जैसे ही वो सोमा की तरफ ध्यान देता है सोमा उसी वक्त साइड के ऊपर से निकलता है और उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन जाचा बड़ी आसानी के साथ अपने हाथ को सामने करते हुए पंच को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही प्रेशर को पीछे की तरफ रिलीज करता है जो कि सोमा के पूरे बाजू के अंदर से होता हुआ उसकी पूरी बॉडी से निकलता है और सोमा उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। जब वो पीछे गिर रहा होता है इसी के साथ ही जाचा फिर से उसके करीब पहुंच जाता है, अपनी टांग उठाता है और उसके ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है। जब उसे ऊपर से किक मारता है तो वो ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकता है और हमारा सोमा जो होता है ग्राउंड के ऊपर पटकने के बाद वहां पर नीचे का काफी बड़ा ग्राउंड का हिस्सा टूट जाता है और जबरदस्त इंपैक्ट निकलता है। सिर्फ एक ही किक के साथ उसे लगता है कि उसने सोमा को बेहोश कर दिया क्योंकि सोमा की आंखों का कलर जा चुका है और सोमा जो है ग्राउंड के ऊपर पड़ा है। तो वो कहता है लगता नहीं है कि इस लड़के को अपने बारे में कुछ भी याद है और इसे कुछ पता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है, लेकिन इसकी पावर्स को सील कर दिया गया है। तो वो पीछे की तरफ देखता है तो बायरू फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। तो सोमा नहीं सॉरी जाचा उसे कहता है लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हाईली एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था, ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर तुम लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, तो इसीलिए अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। बायरू यहाँ पर ये सोच रहा था कि उसकी जो पिछली इंजरीज है वैगमा के साथ फाइट की वो अभी तक हील नहीं है और ऊपर से उसकी तलवार भी टूट चुकी है। अब वो यहाँ पर जाचा को कैसे रोकेगा, ऊपर से सोमा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर है वो भी वहाँ पर बेहोश पड़ा है, लगता नहीं है कि हम लोग यहाँ पर इसको रोक पाएंगे। तो बायरू अभी यहाँ पर ये सोच रहा होता है, इसी के साथ ही वहीं पर खामोश हो जाता है। वो दूसरी तरफ घूर कर देखता है तो चाचा कहता है कि अब यहाँ पर क्या हुआ, वो भी दूसरी तरफ देखता है। तो जब वो दोनों दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ पर हमारा सोमा खड़ा होता है। सोमा फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी डिसअपॉइंटेड हो गए हो, अभी मैं यहाँ पर हारा नहीं हूँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। और इसी के साथ ही वो एक लकड़ी का बड़ा सा पिलर उठाता है और उस पिलर को अपने कंधे पर रखता है और साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर अभी फाइटिंग को तो स्टार्ट किया, अभी तो मुझे यहाँ पर मजा आना शुरू हुआ है। और वो जाकर चाचा के सर पर जबरदस्त तरीके से उस पिलर को दे मारता है। वो पिलर उसके सर के साथ लगते ही वहीं पर टूट जाता है। पिलर के टूटने के साथ ही हमारा सोमा फिर से उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है। जब वो उसे किक मारता है तो चाचा उसकी किक को उसके पांव को वहीं पर पकड़ लेता है, उसके पांव को पकड़ लेता है और हमारा सोमा कहता है अब तुम यहाँ पर मुझे नहीं पकड़ पाओगे। जबकि चाचा उसे कहता है कि अब जबकि तुम लोग यहाँ पर अपनी लाइफ को लाइन पर लगा रहे हो, यानी कि अपना सब कुछ दे रहे हो, तो फिर यहाँ पर लगता है कि मुझे भी अपना सब कुछ देना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा रूडली बात होगी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। सोमा जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि ये भी अब यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को यूज
करने वाला है। तो इसी के साथ ही जाचा उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर ना अपने हाथों को यूज करूंगा और ना ही अपनी जगह से मूव करूंगा। और अगर यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपने हाथों को मूव किया तो इसका मतलब यह है कि मैं हार गया। मैं यहाँ पर तुम्हें 3 स्ट्राइक्स का मौका देता हूँ, तुम मुझे 3 पंच मार सकते हो या फिर किक मार सकते हो, जो भी तुम करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 3 मूव्स हैं। अगर 3 मूव्स में मैंने अपने हाथ को हिलाया या फिर अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिल गया तो मैं यहाँ पर बैकचुआ को मारने का फैसला वापस ले लूंगा और ये मेरा वादा है कि आज बैकचुआ जिंदा रहेगी। सोमा उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो क्या वाकई में ये तुम्हारा वादा है? और इसी के साथ ही वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने वादे पर पूरा उतरोगे। और इसी के साथ ही वो उसे पंच मारता है। वो उसे जैसे वहां पर जाकर पहला पंच मारता है तो वो पंच जाकर उसके माथे के ऊपर लगता है, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल हिलता भी नहीं है। जाचा अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और ना ही वो अपने हाथों को हिलाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा एक पंच काउंट हो गया, तो जल्दी से अब दूसरे की बारी है। जैसे वो चिल्लाकर उसे कहता है तो उसके पास से प्रेशर निकलता है और सोमा पीछे की तरफ गिर जाता है। पीछे गिरता क्या है, वो पीछे दीवार को तोड़ता है, बाहर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ बायरू होता है, वो पीछे देखकर काफी हैरान हो रहा होता है कि इसने यहाँ पर कैसे बिल्कुल रोर किया जैसे कोई लायन रोर करता है, लेकिन इसकी रोर की स्ट्रेंथ एक ड्रैगन की तरह है। तो सोमा घर से बाहर गिरने के बाद सीधा बैकचुआ के पास जाकर गिरता है। तो वो बैकचुआ के पास होता है, बैकचुआ उसकी तरफ देख रही होती है कि ये लड़का यहाँ पर मेरे लिए कितनी ज्यादा फाइट कर रहा है, जबकि वहां सोमा कहता है आई जो बंदा कितना ही स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ पर इसकी फाइट की वजह से डिजी होता जा रहा हूँ, यानी मुझे चक्कर आने शुरू हो गए हैं। तो सोमा बैकचुआ से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे, यहीं पर रुकना, मैं अभी जाकर इस मसले को हल करके आता हूँ, मैं उसे तुम्हें बिल्कुल भी मारने नहीं दूंगा। और इसी के साथ वो फिर से अंदर चला जाता है, जबकि बैकचुआ सोच रही होती है क्या ये वाकई में ये लड़का यहाँ पर मेरे लिए फाइट कर रहा है। सोमा बड़ी तेजी के साथ अंदर जाता है, वहां पर जाकर दीवारों के साथ फलांग रहा था, वो कभी इस दीवार कभी उस दीवार के साथ। और इसी के साथ ही वो उसे किक मारने के लिए रेडी होता है। वो उसके सर के ऊपर किक मारता है। जैसे ही वो उसे किक मारता है तो इसी के साथ ही जाचा अपनी गर्दन को घुमाते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और उसके अटैक को अवॉइड करने के साथ वो उसे एक जबरदस्त किक मारता है जो कि ऊपर की तरफ लगती है और वो ऊपर वाली दीवार को तोड़ता है, सॉरी ऊपर वाली छत को तोड़ता हुआ उस होटल से भी बाहर निकल जाता है और काफी ऊंचा ऊपर हवा में जाता है। और ऊपर जाने के बाद उसकी आंखों के अंदर एनर्जी चमकती है। जब वो इनर की चमकती है तो इसी के साथ ही वो नीचे की तरफ आता है उसे पंच मारने के लिए। और जो उसका आखिरी यानी तीसरा चांस होने वाला है, तीसरा पंच होने वाला है, वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस पंच को नहीं ब्लॉक कर पाओगे। और जाचा को भी समझ आ जाती है कि वो इस पंच को ब्लॉक नहीं कर पाएगा अगर वो अपने हाथ को यूज नहीं करेगा। जाचा कहता है लगता है कि ये वाला ज्यादा हैवी है, तो अब यहाँ पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे हाथ यूज करना पड़ेगा। और वो अपने हाथ को निकालता है और उसके पंच को ब्लॉक करता है। वो वहां पर सोमा के पंच को अपने हाथ से ब्लॉक करता है। तो वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि मैं इस पंच को अपने हाथ को यूज किए बिना बिल्कुल भी नहीं ब्लॉक कर सकता। तो हमारा सोमा काफी ज्यादा खुश हो रहा था और उसे कहता है कि लो यहाँ पर मैं इसको जीत गया। और साथ ही वो अपने प्रेशर के साथ, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ भी तो काफी ज्यादा होती है, वो उसके हाथ के साथ उसे नीचे की तरफ दबाता जा रहा होता है। और वो जो होता है वो ग्राउंड को तोड़ता हुआ, यानी जाचा जो होता है वो ग्राउंड को तोड़ता हुआ ग्राउंड के अंदर काफी ज्यादा गहरा नीचे दंस जाता है। उसको नीचे दंसाने के बाद हमारा सोमा जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है। बायरी और उसके साथ दूसरा सोल्जर जो होता है वो दोनों ये देखकर काफी हैरान होते हैं। दूसरा सोल्जर भागता हुआ जाता है और उस गहरे गड्ढे में जाकर जाचा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन जाचा वहां पर नहीं होता, बल्कि जाचा उस गड्ढे से ऊपर होता है, वो ऊपर हवा में उड़ रहा होता है। तुम्हारा सोमा उसे देखकर काफी हैरान होता है कि इसके ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ। उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात से खुशी होगी कि तुमने यहाँ पर मुझे हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद तुम काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हो। तुम्हारा सोमा उसे कहता है कि तुम्हें अपने वादे को पूरा करना होगा, तुमने अपना हाथ यूज किया, इसका मतलब यह है कि तुम बैकचुआ को अब नहीं मारोगे। तो जाचा उसे कहता है कि ठीक है मैं अपना वादा पूरा करूंगा, मैं बैकचुआ को नहीं मारूंगा, लेकिन मैंने ये वादा नहीं किया था कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खेल कर ही जाऊंगा, या तो फिर यहाँ पर मुझे मजा आएगा या फिर तुम मरोगे। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाचा उस शर्त को हार जाता है जो कि उसने सोमा के साथ लगाई थी। तो शर्त हारने के बाद उसे कहता है कि बैकचुआ जिंदा रहेगी, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी तुम्हारे साथ मजा करना है, चलो यहाँ पर अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ ही वहाँ पर अपनी स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसका नाम च्योंगसेन हिमली माउंटेन होता है। जब वो स्पेशल स्किल को यूज करता है तो वहाँ पर आसपास प्रेशर पड़ता है और हमारे सोमा के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जब इस प्रेशर के नीचे आओगे तो तुम्हें यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। मैं यहाँ पर देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास क्या कुछ है, क्या तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हो और उसके बाद क्या तुम इस फुल स्ट्रेंथ के साथ मुझे यहाँ पर हरा पाते हो या नहीं। के ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर मूव नहीं कर पा रहा, मैं मूव नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ ही वो एक और स्पेशल मूव जिसका नाम 10,000 रिवर्स होता है उसको यूज करता है और सोमा की बॉडी के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और हमारा सोमा जो होता है वो ग्राउंड की तरफ नीचे की तरफ झुक रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी जा रही होती है क्योंकि हमारा सोमा जो होता है वो जाचा की बॉडी के अंदर से निकलने वाली इंटरनल की को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जाचा बहुत ज्यादा हैरान
हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर ना सिर्फ इस सारे के सारे प्रेशर को इंड्योर कर रहे हो, बल्कि तुम यहाँ पर मेरी इनर की एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहे हो, उसको अपना हिस्सा बना रहे हो। तो देखते हैं कि तुम यहाँ पर और कितने ज्यादा प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। और वो उसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर डालता है। तुम्हारा सोमा भी वहां पर जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है। जब वो वहां पर एक और स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसका नाम एंडलेस प्रेशर आउटबर्स्ट होता है, तो इसी के साथ हमारा सोमा के ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ता है। लेकिन हमारा सोमा जो होता है वहां पर फेड होता जा रहा होता है, यानी कि वो बेहोश होने के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है। चाचा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो, ये तो काफी ज्यादा बोरिंग है। मुझे तो लगा था कि तुम इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम तो यहीं तक थे, तुम्हारा तो यहीं पर खत्म हो गया। साथ ही वो एक और स्पेशल स्किल जिसका नाम इमेजरेबल प्रेशर होता है उसको यूज करता है। जब वो इमेजरेबल प्रेशर को यूज करता है, यानी लातादाद प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर, और सोमा वहां पर चिल्लाते चिल्लाते ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। गिरता क्या है, वो बेचारा ग्राउंड के अंदर ही दंस जाता है। वहां पर उसके इतने ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जब वो ग्राउंड के अंदर दंस जाता है तो चाचा वहां पर देख रहा होता है कि ये बच्चा तो बिल्कुल बेकार निकला। वो गड्ढे के ऊपर खड़ा होकर नीचे की तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ ही वहां पर से उसे चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। वहां पर से एक ब्लू कलर का बड़ा सा एनर्जी का बना हुआ ड्रैगन जो होता है बाहर की तरफ निकलता है। जब वो रोर लगाता है तो चाचा भी इस बात से काफी हैरान होता है। तो ड्रैगन वहां से बाहर निकलता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो चाचा कहता है तो अब मुझे समझ आई, तो फाइनली तुमने यहाँ पर अपनी ट्रू स्पिरिट को रिलीज कर ही दिया। तो ये तुम्हारी इंटरनल की ट्रू स्पिरिट है, यानी कि स्काई ड्रैगन। इसी के साथ ही सोमा की आंखों का कलर भी वहां पर रेड हो चुका है, जैसे कि सोमा एक बीस्ट बन चुका है। उसका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। तो चाचा कहता है कि इसकी बॉडी के ऊपर इतनी सारी डीमन एम्प्रेस सील लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये इतनी सारी एनर्जी को अपनी बॉडी से रिलीज कर पा रहा है। ये काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर लगता है। तो हमारा सोमा जो होता है वहां पर बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है उसे किक मारने के लिए। तो जब वो उसे एक जबरदस्त किक मारता है तो इस बार चाचा को भी पता चलता है कि उसे किक पड़ी है। वो पीछे की तरफ गिरता है। वो कहता है इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के साथ ही सोमा फिर से उसे पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। वो दोनों हाथ जोड़कर उसके सर के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। जब वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है तो चाचा ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। लेकिन इसी के साथ ही चाचा फिर से उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि ये वाकई में पागल हो गया है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बीस्ट हो, यानी एक वाइल्ड बीस्ट की तरह मेरे पर बार बार अटैक किए जा रहा है। और इसकी आंखें तो देखो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही लग रही हैं जैसे कि ये पागल हो चुका है। तो वहीं पर से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और चाचा को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा चाचा जो होता है वो अपनी गर्दन को साइड के ऊपर करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो कहता है बिल्कुल एक जानवर की तरह, जैसे जानवर अपने शिकार के ऊपर झपट्टा मारता है, बिल्कुल जो वैसे ही मेरे पर झपट्टा मारा है। जहां तक कि हमारे सोमा ने जहां पर उसके कॉलर को उसने पकड़ा होता है वहां पर उसके हाथ के ऊपर ही बाइट कर लिया होता है। तो चाचा सोमा को उठाकर पीछे की तरफ पटक देता है। वो उसे नीचे फेंकता है। तो इसी के साथ ही सोमा फिर से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो बड़ी तेजी के साथ उसके आसपास फुदक रहा होता है ताकि वो उसके ऊपर एक बेसिक अटैक कर सके जहां पर से उसे सही तरह से निशाना मिलेगा। तो हमारा चाचा कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे जहां पर इस लड़की के अंदर और कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये लड़का अगर यही कर सकता है तो फिर इसका मतलब यह है कि ये लड़का बिल्कुल बेकार है। सोमा जो होता है वहां पर आसपास छलांगे लगाने के बाद जब फाइनली उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है तो चाचा उसकी गर्दन के ऊपर जबरदस्त हाथ मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा सिंपल हैं। तो जब वो उसकी गर्दन के ऊपर हाथ मारता है तो सोमा जो होता है ग्राउंड के ऊपर पटकने के बाद वहां से सामने की तरफ जाकर गिरता है। वहां पर गिरने के बाद वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और इस बार वो और भी ज्यादा बीस्ट लाइक लग रहा होता है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। जबकि चाचा कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर और कुछ कर सकते हो, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और इस बार चाचा काफी ज्यादा सीरियस होता है। तो सोमा जैसे उसकी तरफ लपक कर उसके ऊपर अटैक करता है तो चाचा जो होता है वो उसको इस बार जबरदस्त पंच मारता है। जब वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है तो उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम यहाँ पर और ज्यादा इस्तेमाल किए जा सकते हो, मेरे यहाँ पर इंटरेस्ट खत्म हो गया है। और पंच लगने के बाद सोमा ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है। लेकिन इसी के साथ ही चाचा उसके मुंह पर एक और पंच मारता है। जब वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है तो हमारा सोमा ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। सोमा के वहां पर गिरने के बाद बायरू जो होता है वो अपनी तलवार मांगता है। वो कहता है कि जल्दी से मुझे तलवार दो। फिर साथ ही वो अपने सोल्जर से कहता है कि म्यूरियम यूनियन के जितने भी सोल्जर्स हो सभी लोग मेरे ऑर्डर्स को ध्यान से सुनो। वो सभी लोग उसके ऑर्डर्स को सुन रहे होते हैं। तो वो उनसे कहता है कि मेरा पहला ऑर्डर यह है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए तो कोई भी यहाँ पर इस बंदे के साथ फाइट करने के लिए आगे नहीं आएगा। तो साथ ही उनसे कहता है कि मेरा दूसरा ऑर्डर यहाँ पर यह चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को यहाँ से लेकर निकलना होगा, सभी लोगों की जान बचाओ, चाहे कोई भी हो उसे यहाँ से लेकर दूर चले जाओ। तीसरा यह है कि अगर मैं यहाँ पर फाइट करते हुए मर भी जाऊं तो तुम में से कोई भी यहाँ पर आगे बढ़कर मेरा बदला लेने के लिए नहीं आएगा, लेकिन कम से कम तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं यहाँ पर मरूंगा नहीं बल्कि मैं यहाँ पर जिंदा रह सकता हूँ, मैं इसे फाइट कर सकता हूँ। तो बायरू अपनी तलवार उठाकर भागता हुआ सामने की तरफ आगे बढ़ता और आगे जाने के बाद वो अपनी ड्रैगन स्लैश को यूज करते हुए अपनी तलवार को घुमाते हुए चाचा के ऊपर एक स्लैश लगाता है। तो वो स्लैश इतनी पावरफुल होती है कि वो पूरे की पूरी बिल्डिंग को सेंटर से दो हिस्सों में काट देती है। तो जहाँ पर जो बड़ी पूरी होटल की बिल्डिंग होती है वो ऊपर से कट जाती है, उसका ऊपर वाला हिस्सा गिर जाता है और हमारी बैकचुआ जो होती है बाहर खड़ी होती है। वो सब कुछ अब देख सकती है क्योंकि पूरी की पूरी ऊपर की बिल्डिंग की टूट चुकी है। वो देखती है कि वहां पर चाचा और बायरू दोनों फाइट कर रहे होते हैं। जब वो दोनों वहां पर फाइट कर रहे होते हैं इसी के साथ ही हमारा सोमा फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। तो हमारा सोमा जब वहां पर उठकर खड़ा होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने वादे को पूरा करना होगा। चाचा उसे कहता है कि ये बेवकूफ यहाँ पर क्या बात कर
रहा है, किस वादे की बात कर रहा है। तो वो उसे कहता है कि मैंने कहा कि तुम्हें अपने वादे को पूरा करना होगा। और इसी के साथ ही वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। जो जैसे ही हमारा सोमा उससे याचा को एक पंच मारता है तो वहां पर होटल का बचा कुचा सामने वाला हिस्सा होता है वो सारे का सारा भी उड़ जाता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी धमाके के साथ दिखाते हैं कि याचा घसीटता हुआ काफी दूर बाहर आकर गिरता है और उसने अपने बाजू सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक किया होता है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। हालांकि यहाँ पर जो पहले एक जानवर की तरह मेरे पर अटैक कर रहा था, लेकिन अब अचानक इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहां से आई। आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी के पास इतनी ज्यादा की पावर हो कि वो कभी खत्म ही ना हो। इसके पास इतनी की पावर है कि वो खत्म ही नहीं होती। तो चाचा कहता है कि स्नो गर्ल ने वाकई में सच ही कहा था कि इस लड़के के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिन पावर्स ये पूरे के पूरे म्यूरियम की बुनियाद हिला सकता है। तो मैं यहाँ पर यही चेक करने के लिए तो आया था। चाचा फिर से जंप करते हुए सोमा के पास पहुंच जाता है और आकर कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर उस रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा जो कि स्नो गर्ल ने मुझसे की थी। उसने मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ पर इस लड़के को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर इस लड़के को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये लड़का यहाँ पर म्यूरियम की हिस्ट्री से इसी तरह मिट जाएगा, इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन असल में अगर इसकी बॉडी से वापस मिल जाए, इसकी सील खत्म हो जाए, तो ये यहाँ कर म्यूरियम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर बन सकता है। वहीं पर वो अपना बैकग्राउंड सीन दिखाता है जहाँ पर वीवी उसके पास आती है। वीवी उसके पास आती है, स्नो गर्ल उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे एक ही काम करना है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हाकगुल में रहने वाले एक एरन बॉय सोमा की मदद करनी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे बचाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। और वो सोमा को जब मारता है तो सोमा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पहले गिर जाता है और गिर कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो चाचा कहता है कि मैं यहाँ पर अपने उस किए हुए वादे को पूरा करूंगा। स्नो गर्ल के साथ जो मैंने वादा किया है, मैं तुम्हारे पर नजर रखूंगा और तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, देखूंगा कब तुम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मास्टर बनते हो। तो इसी के साथ ही बायरियो भी वहां पर उठकर खड़ा हो जाता है। बायरियो से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बैकचुआ को मारने के लिए आए ही नहीं थे, तुम बैकचुआ को नहीं मारने वाले थे, क्योंकि तुम यहाँ पर शुरू से इसी लड़के के लिए यहाँ पर आए थे और इसी से फाइट करना चाहते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे जैसा एक डीमन एम्परर जिसे बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर माना जाता है, वो यहाँ पर एक आयरन बॉय के यानी एक इस जैसे एक बेवकूफ के लिए यहाँ पर क्यों आएगा। हाँ, ताकि तुमने यहाँ पर इसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला कि तुम इसकी लिमिट्स को चेक करना चाहते थे, क्या है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। चाचा उसे कहता है कि ये कल की बात है, कल हमारे पास स्नो मेडन आई थी, यानी कि स्नो गर्ल वीवी आई थी और उसने आकर मेरे साथ बात की थी। और यहाँ पर वो उसका सारी बात बताएगा कि उसने आकर उससे क्या बात की थी। लेकिन हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोमा अपनी फाइट को हार जाता है, लेकिन वो वहां पर बैकचुआ को बचा लेता है। और याचा जो होता है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो बैकचुआ को नहीं मारेगा, तो वो अपने वादे को पूरा करेगा। और हमारे सोमा के वहां पर नीचे गिरने के बाद उसी के बारे में देख रहा होता है और कहता है कि सर देखो तो सही, इस लड़के की पूरी बॉडी यहाँ पर एम्परर्स नीडल की वजह से सील है, यानी इसकी पावर्स को सील कर दिया गया और इसकी मेमोरीज को सील कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जो इतनी ज्यादा प्रेशर और इतनी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा है कि वो एम्परर्स की नीडल जो है वो भी ज्यादा तक इसकी पावर्स को रोक नहीं रख पाएंगी। अगर इस लड़के की बॉडी के अंदर ये एम्परर सील नहीं होती, अगर इसकी बॉडी के ऊपर ये नीडल्स नहीं लगी होती, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस लड़के के सामने टिक भी पाता, यानी कि अब तक इस लड़के ने मुझे हरा दिया होता। तो यहाँ पर बायरियो उठकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर इसी बेवकूफ के लिए आए थे, तुम यहाँ पर इस बैकचुआ को मारने के लिए आए ही नहीं थे। तो याचा उसे बताता है कि कल रात को स्नो गर्ल वीवी उसके पास आई थी। तो यहाँ पर बैकग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्नो गर्ल वीवी जो होती है वो गोस्ट वैली में वापस आती है। जब वो वहाँ पर वैली में पहुंचती है तो वहाँ पर जो असैसिन्स होते हैं, जो भी गार्ड्स होते हैं, वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्नो गर्ल वीवी जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और सिर्फ स्ट्रॉन्गर ही नहीं है, वो पहले गोस्ट वैली की मास्टर भी हुआ करती थी, यानी लॉर्ड हुआ करती थी। इसी के साथ स्नो गर्ल जो होती है वो उनके ऊपर अटैक करती है। जब वो उन गार्ड्स के अटैक करती है तो बड़ी आसानी के साथ गार्ड्स को पछाड़ देती है। इसी के साथ ही गार्ड उसके करीब पहुंच जाता है अपनी तलवारें लेकर, लेकिन स्नो गर्ल उसके मुंह पर हाथ रखती है और इसी के साथ से दीवार के अंदर पटकाकर मारती है और वो उस दीवार को भी तोड़ देती है और साथ ही उसको वहां पर फ्रीज कर देती है। तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो सभी लोग काफी से घबराए हुए होते हैं और इसी के साथ ही उन्हें अपने किसी बड़े ऑफिसर की आवाज आती है। वो उनसे कहता है कि रुक जाओ, तुम में से कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग जियोन सान की स्नो मेडन के खिलाफ फाइट कर सकते हो? चलो जल्दी से वापस हट जाओ। स्नो गर्ल उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुम तो काफी ज्यादा समझदार निकले। और इसी के साथ स्नो गर्ल आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। तो स्नो गर्ल चलती हुई सीधी जाकर पैलेस के पास रुकती है और पैलेस के अंदर चली जाती है। तो पैलेस के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर वाइस जनरल ली गानाक को याचा ने बांध कर रखा होता है। तो जब वो उसके पास मैसेज लेकर आता है तो याचा उसे वहीं पर बेड़ियों में बांध देता है, उसे बांध कर वहां पर टॉर्चर कर रहा होता है। तो ली गानाक उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो? अगर तुम यहाँ पर मुझे मारोगे तो फिर देखना मेरे बहुत सारे लोग यहाँ पर जल्दी आते होंगे, म्यूरियम के लोग मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे और तुम यहाँ पर बुरी तरह से फंस जाओगे। तो याचा उसे कहता है कि ये तो यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस के ऊपर
ऊपर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने किस तरह बिहेव करते हो और क्या मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मार सकता। हाँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। इसी के साथ एक गार्ड भागता हुआ अंदर आता है और उसे कहता है कि लॉर्ड, एक बुरी खबर है, स्नो मेडन यानी कि स्नो गर्ल यहाँ पर आ गई है। तो वो कहता है क्या? आज ही सभी लोगों को यहाँ पर आना था, आज तो यहाँ पर काफी सारे गेस्ट आ रहे हैं, चलो मैं जाकर उससे मिलकर आता हूँ। और इसी के साथ ही वहां से चला जाता है, जबकि ली गानाक को वहीं पर छोड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर इनकी सभा बैठती है, यानी कि वहां पर बहुत सारे एल्डर्स बैठे होते हैं, वहां पर बहुत सारे पिलर्स होते हैं, सभी पिलर के ऊपर एक एक एल्डर बैठा होता है, जबकि वहां पर नीचे एक बंदा खड़ा होता है जो कि पूरी तरह से पट्टियों में लिपटा होता है, बिल्कुल मम्मी की तरह। ये जो बंदा होता है ये मारियन फोर्ट्रेस से आया होता है। मारियन फोर्ट्रेस का इसका नाम जी गुई होता है और ये 10th रैंक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जहाँ पर मैसेज लेकर आया होता है मारियन फोर्ट्रेस की तरफ से। चाचा अपनी कुर्सी के पास आता है और कहता है कि जरा देखो तो सही यहाँ पर कौन वापस आया है, तुमने यहाँ पर इस पोजीशन को छोड़ दिया था और अब यहाँ पर दोबारा से तुम हमारे पास क्या करने के लिए आई हो। तो स्नो मेडन उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इस जगह को छोड़कर चली गई तो मैं इस जगह से मेरा ताल्लुक खत्म हो गया? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जो चीज मेरी थी वो मैं वापस लेने के लिए आई हूँ। तो स्नो गर्ल आगे बढ़ती है और जाकर एक बाले के ऊपर हाथ लगाती है और इसी के साथ ही वो चाचा से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी उस पोजीशन को वापस लेने के लिए नहीं आई जिस पोजीशन के ऊपर तुम बैठे हुए हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि मारियन फोर्ट्रेस और म्यूरियम यूनियन दोनों के दरमियान में एक वार छिड़ने वाली है और इस वार से होगा क्या, सबसे बड़ा इंपैक्ट तो गोस्ट वैली के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि मारियन फोर्ट्रेस से अगर आगे बढ़े और दूसरी तरफ से म्यूरियम यूनियन से आगे बढ़े तो सेंटर में यहाँ पर गोस्ट वैली आता है और गोस्ट वैली अगर यहाँ पर दोनों में से किसी एक का साथ देता है तब भी वहाँ पर नुकसान झेलेगा और अगर किसी का साथ नहीं भी देता तब भी इसे नुकसान होने वाला है। अगर तुम यहाँ पर इस मसले को इसी तरह सोचते रहे कि तुम लोग यहाँ पर सेफ हो तो मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाले हो, पूरे का पूरा गोस्ट वैली ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा पाओगे। और जी गुई जी भी वहाँ पर यही सोच रहा होता है कि ये लड़की यहाँ पर आकर मेरा काम बिगाड़ रही है, मैं यहाँ पर मैसेज डिलीवर करने के लिए आया था। तो चाचा उसे कहता है कि तुम्हारा सुझाव क्या है, तो वो उसे कहती है कि मेरा सुझाव ये है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, मैं यहाँ पर इस वैली को बचाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और यहाँ पर हम लोग इस प्रॉब्लम से मिलकर निमट सकते हैं। तो चाचा उसे कहता है तो बताओ फिर हम लोग यहाँ पर कैसे प्रोसीड करेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर पहले एक पोजीशन चाहिए होगी। तो वो कहती है हाँ ये बात तो तुमने वाकई में सच कही, लेकिन अब जबकि हम लोग यहाँ पर मैटर को डिस्कस करने वाले हैं तो उसके लिए मुझे एक पोजीशन तो चाहिए, मुझे एक सीट चाहिए जिसके ऊपर मैं बैठ सकूं। ठीक है, साथ ही वो वहाँ पर साइड के ऊपर इशारा करती है, इशारा करने के साथ ही वो अपनी स्ट्रिंग को यूज करते हुए बाला जिसके ऊपर उसने हाथ लगाया था उसको सामने की तरफ फेंक देती है। उस कुर्सी के ऊपर जो लॉर्ड बैठा होता है वो बाला सीधा उड़ता हुआ उसकी तरफ जाता है, तो वो लॉर्ड उस बाले को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे कहता है कि स्नो मेडन तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ पर आओगी और मेरी पोजीशन को ले लोगी। वो जंप करते हुए नीचे उतर आता है और कहता है हमारा नाम तो हम सभी लोग भूल चुके हैं, कभी तुम यहाँ पर गोस्ट वैली की लॉर्ड हुआ करती थी लेकिन अब तुम यहाँ की लॉर्ड नहीं रही, तुमने इस्तीफा दे दिया और तुम यहाँ से चली गई बिना बताए, अब यहाँ पर तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। ये एल्डर जो कि ऊपर से नीचे उतरा होता है इसका नाम टामरांग होता है। तो टामरांग यहाँ पर स्नो मेडन से गलत बात कर देता है, वो उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर सीट ढूंढ रही हो तो तुम्हें सीट तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हें मेरे बिस्तर के ऊपर जगह मिल सकती है जहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा सुकून भी मिलेगा। तो स्नो मेडन जो होती है यानी कि हमारी स्नो गर्ल जो होती है वो उसे कहती है हाँ ये बात तो ठीक है कि अगर मैं यहाँ पर पास में होती तब मैं यहाँ पर तुम्हारे लोगों से मुकाबला नहीं कर सकती। टामरांग के वंशज जो थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे लेकिन उसके डिसेंडेंट्स जो है ये बहुत ज्यादा कमजोर हैं और साथ ही उसके ऊपर अटैक करती है। सिर्फ एक ही अटैक के साथ वो टामरांग को वहां पर मार डालती है। उसे कहती है कि तुम बस मेरे सामने एक छोटे से बच्चे हो और तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे सामने आकर इस तरह की बातें कर सकते हो। और बाकी के सभी एल्डर से देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इसकी हिम्मत तो देखो, इसने यहाँ पर आकर हमारे एल्डर टामरांग को मार डाला, सभी लोगों के सामने इसने यहाँ पर एल्डर को मार दिया। इसका मतलब यह है कि इसके पास अभी भी वैसी पावर्स है जैसी पहले हुआ करती थी जब ये हमारी लॉर्ड हुआ करती थी। और इसी के साथ ही वो जल्दी से जंप करते हुए सीट के ऊपर चली जाती है और वहां पर जाकर उनसे कहती है अब जबकि ये सीट खाली है तो फिर ठीक है मैं सीट को ले लेती हूँ। और वो उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाती है और कहती है तो बताओ फिर हम लोग यहाँ पर अब कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं। बाकी के सभी एल्डर्स भी यहाँ पर उसको इसकी अनुमति दे देते हैं, यानी कि उसे वहां पर बैठने की इजाजत दे देते हैं और उसको एक मास्टर मान लेते हैं। उनमें से कहता है कि तुम तो वाकई में हमारी पुरानी लॉर्ड होने के लायक हो, दूसरा कहता है कि मुझे इसका कोल्ड एटीट्यूड काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो तीसरा कहता है कि बताओ लॉर्ड चाचा अब हमें आगे क्या करना होगा। तो चाचा स्नो मेडन से कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर फ्री में हमारी मदद करने के लिए तो नहीं आई होगी, तो बताओ कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तो हमारी स्नो गर्ल उसे कहती है कि मुझे बदले में तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए और वो चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं चाहती हूँ कि हाकगुल में एक लड़का है जो कि एरन बॉय है, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी, उसका नाम सोमा है, कुछ भी हो जाए तुम्हें उस लड़के को प्रोटेक्शन देनी होगी। तो चाचा यहाँ पर थोड़ी देर सोचने के बाद वहाँ पर जो 10th रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे कहता है कि जाओ जाकर च्योरमा को वापस जाकर बता दो, तुम लोग ना तो बैकचुआ को वापस करने वाले हो ना ही तुम लोग जाकर सोमा को नुकसान पहुंचा सकते हो क्योंकि मैंने उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ले ली है। और इस बात से 10th रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल भी खुश नहीं होता, वो वापस जाकर च्योरमा को सारी बात बताने वाला है। यहाँ से हमारा सीन जो होता है प्रेजेंट में आ जाता है। तो बायरू कहता है क्या वाकई में स्नो मेडन जिसने 100 साल पहले यहाँ पर म्यूरियम में हजारों लोगों की जान ले ली थी, क्या वाकई में उसने तुमसे ये कहा
कहा कि इस बेवकूफ की रक्षा करनी है। तो वो कहता हाँ उसी ने मुझसे ये कहा था। उस तरह से कैलिबर की एक औरत यानी कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर औरत है, उस औरत ने मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट की कि मुझे इस लड़के को प्रोटेक्ट करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर चला है देखने के लिए क्या ये लड़का वाकई में प्रोटेक्शन के लायक भी है या नहीं। इसी के साथ ही सोमा फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो फिर यहाँ पर तुम्हें क्या लगा, क्या वाकई में इस लायक हूँ या नहीं। तो वो दोनों इस बात से और भी हैरान होते हैं कि ये बेवकूफ फिर से यहाँ पर कैसे उठकर खड़ा हो गया। तुम्हारा सोमा वहाँ पर बैठा होता है और उसे कहता है कि बताओ यहाँ पर क्या तुम्हारी क्यूरियोसिटी मिटी या नहीं, या फिर तुम्हें मुझसे और ज्यादा फाइट करनी है। तो बायरू कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आयशा किस किस्म का मॉन्स्टर है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर चाचा के मार खाने के बाद बेहोश पड़ा था, लेकिन अब दोबारा से उठकर बैठ गया है। और चाचा भी यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि इस लड़के की एनर्जी इतनी तेजी के साथ रिकवर कैसे होती है। थोड़ी देर पहले इसकी सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो गई थी, लेकिन अब इसके पास दोबारा पूरी एनर्जी आ चुकी है। सोमा आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे जवाब दोगे या नहीं। तो चाचा उसे कहता है कि फिर किसी दिन तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा और हम लोग आज की फाइट को आज यहीं पर खत्म करते हैं। तुम्हारा सोमा उसे कहता है नहीं मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। लेकिन वो कहता है नहीं मुझे यहाँ पर अब तुमसे और ज्यादा फाइट नहीं करनी। और साथ ही वो बायरू से कहता है कि अगर तुम अपने दोस्त के लिए यानी ली गाना के लिए परेशान हो तो वो हमें घोस्ट वैली में मिल जाएगा, वहां पर आना और आकर उसे ले जाना। सोमा उसे कहता है क्या तुम इस बार में कॉन्फिडेंट नहीं हो कि तुम मुझसे फाइट में जीत जाओगे, तो तुम यहाँ से डर कर भाग क्यों रहे हो। तो चाचा उसे कहता है कि अगली बार जब हम दोनों मिलेंगे तब हम लोग यहाँ पर लाइफ टू डेथ खेलेंगे, यानी कि तब तक लड़ेंगे जब तक दोनों में से एक मर न जाए। तो सोमा उसे कहता है कि तुम ही मरने वाले हो। इसी के साथ ही चाचा हंसते हंसते वहां से गायब हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि चाचा वहां से चला जाता है। तो चाचा के चले जाने के बाद हमारी बैकचुआ जो होती है वो उन दोनों के पास आती है, दोनों के सामने अपना सर झुकाती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, ये सारी की सारी मेरी गलती है। तो वो उन दोनों के सामने अपना सर झुकाकर माफी मांगती है और साथ ही वहां पर वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तो अब उसके सामने दो लड़के हैं और दोनों लड़के जो होते हैं वो हीरोइन को देखने के बाद अब यहाँ पर फिसलने तो वाले हैं। तो वो दोनों से कहते हैं कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें फौजी कैंप का दिखाया जाता है, जहाँ पर म्यूरियम के सोल्जर यानी बायरू अपनी आर्मी के साथ बैठा होता है। सभी लोग वहाँ पर कैंप लगाकर बैठे होते हैं और हमारा सोमा वहाँ पर मीट खा रहा होता है, जबकि बैकचुआ भी वहीं पर बैठी होती है। सोमा उसे कहता है कि बैकचुआ तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ तक कि तुम वार को रोकने के लिए भी यहाँ पर अपना बलिदान देने को तैयार हो। तुम यहाँ पर दोनों सेक्टर्स में जाने बचाने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रही हो। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते, इसी वजह से ये सब कुछ गलत नहीं है। जबकि इसी के साथ ही बायरू हमारे सोमा से पूछता है मुझे ये बताओ कि अब तुम्हारी आगे की प्लानिंग क्या है। तुम्हारा सोमा से कहता है तुमने क्या पूछा। तो बायरू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी आगे की प्लानिंग क्या है, क्योंकि तुम इस बात को मानो या ना मानो, चाहे तुम एक एरंड बॉय क्यों ना हो, चाहे तुम हाक गुल के बाहर बैठकर सिर्फ 1 रुपए में काम करने वाले लड़के ही क्यों ना हो, लेकिन अब इस वार में तुम भी घसीटे जा चुके हो, यानी कि अब तुम्हें भी इस वार का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। सोमा उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक एरंड बॉय हूँ, मैं यहाँ पर इस वार में क्या करूंगा। उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास कोई भी प्लान नहीं है। तो सोमा उसे कहता है कि यूजुअली अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच्ची बताऊं कि जितना ज्यादा मैं सोचता हूँ, यानी प्लान बनाने के लिए सोचना पड़ता है, और जब मैं सोचता हूँ तो सोचने से मुझे लगता है कि मुझे सोचना नहीं चाहिए, और जब मैं सोचता हूँ तो मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि मैं सोच ही क्यों रहा हूँ। तो मैंने सोचा है कि मुझे सोचना नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये भी एक प्लान है कि आज से बाद से मुझे सोचना नहीं चाहिए। बायरू उसकी बातें सुन रहा था। बायरू कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये एक बेवकूफ है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम एक बेवकूफ हो। सोमा उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जहाँ पर सोच सोच का प्लान बनाऊं और उसके बाद अपने प्लान के फेल होने पर रोना शुरू कर दूं। मैं कम से कम जैसे कोई मौका आता है उसी वक्त एक्शन लेता हूँ। तो मैं जहाँ पर यही सोच रहा हूँ कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, तो यही एक प्लान है। तो वो उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। तो सोमा कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम लोग यहाँ पर इस बात का इंतजार कर रहे हो कि मार्गन फोर्ट्रेस के लोग हमारे पर अटैक करने के लिए आए, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर अभी वहां पर जाए, मार्गन फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक करें, उनके मास्टर्स को मार डालें और इस वार को शुरू होने से पहले ही रोक डालें। और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट तरीका है। हम लोग यहाँ पर इस वार को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे और इस तरह यहाँ पर जाने भी बहुत ज्यादा कम जाएंगी। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो है वो उसमें चोनमा की कहानी सुनाई जाने वाली है। तो यहाँ पर में बताया जाता है म्यूरियम के बारे में। तो कहा जाता है कि म्यूरियम किस तरह की जगह है। तो म्यूरियम के बारे में बताया जाता है कि म्यूरियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप यहाँ पर किसी दूसरे को नहीं मारते तब आप जी नहीं पाएंगे, यानी कि सर्वाइव करने के लिए दूसरों को यहाँ पर मारना ही पड़ेगा। ऐसी जगह है जहाँ पर हर जगह पर खून ही खून है, और ऐसी जगह है जहाँ पर फ्लैश और बोन्स हैं। तुम यहाँ पर कमजोर हो तो फिर तुम यहाँ पर लाजमी तौर पर मारे जाओगे। यहाँ पर सवाल यह है कि हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। तो सर्वाइव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको एक मार्शल आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। अगर आप एक इंसान है तो अगर आप एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं है तो म्यूरियम में आपका सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर
सवाल यहाँ पर ये आता है कि आप एक मास्टर कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि मास्टर के बारे में ये कहा जाता है कि एक मास्टर अगर आप हजारों साल तक या फिर 100 साल तक ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद भी आप एक मास्टर नहीं बन पाते, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर वो बात ही नहीं है। कुछ मास्टर्स ऐसे होते हैं जो कि पैदाइशी मास्टर होते हैं जिन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यहाँ पर इनर की को हासिल करना चाहते हैं, एक मास्टर बनने के लिए इनर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन इनर की को ग्रैस्प करना बिल्कुल ऐसे जैसे कि अपने हाथ में हवा को पकड़ना, और एक नॉर्मल इंसान कभी भी अपने हाथ में हवा को नहीं पकड़ सकता। तो यहाँ पर इसको एक दिन में या फिर एक रात में भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं सीख सकते तो आपको यहाँ पर 1000 साल भी लग जाए तब भी आप नहीं सीख पाएंगे। बहुत सारे मास्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटीज जो होती है वो इननेट होती है, यानी कि जब वो पैदा होते हैं उसी वक्त उनके पास जो क्वालिटीज होती हैं कि वो एक मास्टर बनने लायक होते हैं। और यहीं पर हमें साथ में बैकग्राउंड में स्टोरी भी दिखाई जा रही है, यहाँ पर एक छोटे बच्चे को दिखाते हैं। ये छोटा बच्चा जो होता है ये च्योनमा होता है और वहाँ पर से वो एक बिच्छू को उठाता है और इस बिच्छू को उठाकर खा जाता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कुछ मास्टर्स ऐसे होते हैं जो कि पैदा होने के साथ ही बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, यानी कि जब वो पैदा हुए इसी के साथ उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो मास्टर्स को भी मार सकते हैं। जैसे कि जुड़वा के बारे में बताया गया था कि जुड़वा ने पैदा होने तक अपनी माँ की वाइटैलिटी को इतना ज्यादा निचोड़ लिया था कि उनकी माँ मर गई और उसके बाद जब तक वो बड़े हुए उन्होंने बहुत सारे लोगों की जानें ली, यानी कि जब वो पैदा हुए थे उसी वक्त उनकी किस्मत में लिख दिया गया था कि वो मास्टर बनेंगे। अब ये बंदा जो कि ऊंट के ऊपर बैठकर आगे बढ़ रहा था वो उस गांव में पहुंचता है और उस गांव में पहुंचने के बाद वो च्योरमा को देखता है। च्योरमा जो कि एक छोटा बेबी है, उसने पैदा होने के बाद वहां पर पूरे के पूरे गांव को मार डाला है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से शायद इस तरह की एनर्जी निकल रही है जहाँ फिर वो उन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन पूरे का पूरा गांव मर चुका है। तो वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, यहाँ पर च्योरमा को वो अपने साथ ले जाएगा क्योंकि वो उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहता है। तो वो यहाँ पर च्योरमा की पावर्स के साथ काफी ज्यादा प्रभावित होता है। उसे लगता है कि ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर बनेगा, अगर इसको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मास्टर बन सकता है। तो वो उसे अपने साथ लेकर वहां से वापस चला आता है। जब वो वहां से वापस आता है तो सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं, लेकिन उसका सफर खत्म होने के बाद यानी कि उसे वहां पर से उस जगह से वापस अपने मारियन टेम्पल में वापस आने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। और जब वो वापस पहुंचता है तो वो बच्चा जो होता है वो एक अडल्ट बन चुका होता है। हालांकि उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ कुछ महीने होती है, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका कद इतना बड़ा हो जाता है, वो बिल्कुल मैच्योर बंदे की तरह लग रहा होता है। यानी कि 5 साल की उम्र में वो बिल्कुल एक मर्द की तरह हो चुका था, एक जवान मर्द की तरह। जब उस लड़के यानी कि च्योरमा की उम्र 7 साल हुई तो 7 साल की उम्र में वो मॉन्स्टर जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका था कि उसने मारियन फोर्ट्रेस का जो मास्टर था उसको हरा दिया, और वहां पर जितने पावरफुल मास्टर्स थे वो उन सभी को बड़ी आसानी से हरा सकता था। सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो रहे होते हैं कि ये बच्चा सिर्फ 7 साल का है, लेकिन ये एक मॉन्स्टर की तरह है जो यहाँ पर हम सभी को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है, जो बिल्कुल एक अडल्ट की तरह फाइट कर रहा है। तो जब वो वहां पर उन सभी लोगों को मार रहा होता है, उन सभी को काट रहा होता है, उसी वक्त उसका मास्टर भागता है वहां पर आता है और उसे रुकने का कहता है। वो उसे कहता है कि रुक जाओ, और फिर साथ ही वहां पर कहता है कि मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा पछतावा है, जब मैंने तुम्हें पहली बार वहां पर देखा था उस गांव में, लाशों से गिरे हुए गांव में, अगर मैं तुम्हें उसी वक्त मार देता तो ये सब कुछ नहीं होता। अब मास्टर जो होता है वो अपने स्टूडेंट यानी कि च्योरमा को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि च्योरमा ने वहां पर सभी मास्टर्स और सभी मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया होता है। तो वो उसे मारने के लिए जब आगे बढ़ता है, उसके ऊपर अटैक करता है, तो च्योरमा अपने हाथ को उसकी तलवार की तरह उसकी बॉडी के अंदर स्टैब कर देता है। वो उसके दिल को पियर्स करता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अब एक तलवार बन चुका हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे रोक सकते हो? मैं तो कब का तुमसे आगे निकल चुका हूँ। मास्टर से कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इस दुनिया में करना क्या चाहते हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम क्या हासिल करना चाहते हो? तो च्योरमा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस पूरी की पूरी दुनिया को अपने हाथ में रखना चाहता हूँ। तो इसी के साथ उसका मास्टर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफों वाला सपना है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हो? ये दुनिया जो है ये बहुत ज्यादा बड़ी है, तुमने इस दुनिया को देखा ही कहाँ है, और इस दुनिया में मास्टर जो है वो रेत के दानों की तरह भरे पड़े हैं, यानी कि एक एक जगह से तुम्हें एक मास्टर मिल जाएगा और हर मास्टर को तुम हरा नहीं पाओगे। कभी ना कभी तुम्हारा सामना किसी ऐसे मास्टर के साथ होगा जो तुम्हें हरा देगा। च्योरमा आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर सभी मास्टर्स को हरा दूंगा, मैं दुनिया के सभी मास्टर्स को हराकर इस पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करूंगा और मुझे यहाँ पर खुशी मिलती है, जैसे कि अपने मास्टर को मारकर यहाँ पर मुझे खुशी हो रही है। इसी के साथ उसका मास्टर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी जिंदगी में एक ना एक दिन उस बंदे से जरूर मिलोगे, वो मास्टर जो कि सभी का मास्टर है। वो यहाँ पर बायरियोंग का कैरी होती है, उन्हें पता नहीं है कि बायरियोंग इस वक्त कहाँ पर है। तो वो उसे कहता है कि जब तुम उससे मिलोगे उस वक्त तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम जो सपना देख रहे हो वो सपना बिल्कुल बेकार है और तुम कभी भी यहाँ पर इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। ये तो थी च्योरमा की स्टोरी, और च्योरमा की स्टोरी जब वहाँ पर खत्म होती है तो दूसरी तरफ हमारे सोमा को दिखाते हैं कि सोमा वहाँ पर सो चुका होता है। सोमा के सोने के बाद बायरियो कहता है हालांकि इस बेवकूफ का आइडिया काफी ज्यादा पागलपन वाला है, लेकिन मुझे इसके आइडिया में काफी ज्यादा दम लगता है, हम लोग ऐसा करके बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। जैसा कि इस लड़के ने कहा, हम लोग वहाँ पर उस फोर्ट्रेस में जाएंगे, मारियम फोर्ट्रेस में जाकर च्योरमा और उसके साथियों को वहीं पर हरा देंगे और इस वार को हम लोग शुरू होने से पहले रोक सकते हैं। तो बैकचुआ से कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम च्योरमा का मुकाबला करने लायक हो, यहाँ पर कोई और ऐसा मास्टर है जो कि च्योरमा का मुकाबला कर सके? तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 25 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड
एपिसोड में देखेंगे कि क्या ये लोग वाकई में इसी प्लान के साथ आगे प्रोसीड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बाइडू कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़के का आइडिया काम करेगा, हम लोग जाकर चोरमा को हरा सकते हैं उसके पैलेस में। तो बैकचुआ से कहते हैं कि वाकई में तुम्हें लगता है कि चोरमा को हराया जा सकता है और उसकी फोर्सेस का क्या करेंगे। बाइडू से कहते हैं कि जितनी म्यूरियम के पास इन्फॉर्मेशन आई है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसके अंडर जितने भी पैलेस आते हैं उन सभी पैलेस या फोर्ट्रेस में कोई भी हलचल नहीं दिखाई दी। इसका मतलब यह है कि वो सभी लोग अभी तक वहाँ पर से निकले भी नहीं है। जितना मुझे लगता है कि चोरमा को तैयारी करने के लिए यहाँ पर कम से कम 10 दिन तो लगेंगे, उसे यहाँ पर अपनी आर्मी को इकट्ठा करने में पूरे 10 दिन लगेंगे और उसी के बाद ही वो आगे बढ़ पाएगा क्योंकि उसके पास पूरे 1 लाख सोल्जर्स हैं जो कि 13 फोर्ट्रेस से यहाँ पर आने वाले हैं। 13 फोर्ट्रेस से 1 लाख सोल्जर्स को इकट्ठा होने में 10 दिन का टाइम तो लाजमी लगेगा। यहीं पर फोर्ट्रेसेस का भी सीन दिखाया जा रहा था कि उनके पास जैसे जैसे मैसेज पहुंचता है वो जाकर अपने लॉर्ड को इस बारे में बताते हैं कि चोरमा का मैसेज आया और हम सभी को अपनी आर्मी को इकट्ठा करना है। बाइडू कहता है कि इस लड़के के आइडिया के मुताबिक हम लोग उस 1 लाख की आर्मी को इकट्ठा होने से पहले जाकर फोर्ट्रेस के ऊपर उन सभी मास्टर्स के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं और इससे हम लोग वार को रोक सकते हैं। तो बैकचुआ से कहते हैं कि तुम्हारी ये सोच जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो उसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हीवनली डीमन यानी कि चोरमा जो है वो वहां पर अकेला होगा। वो वहां पर अकेला नहीं है। मुझे लगता है कि तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुमने वैगमा को क्या हरा दिया, तुम्हें लगता है कि तुम हीवनली डीमन और उसके साथ उसके जो बाकी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सभी को हरा सकते हो। तुम उनमें से किसी को भी नहीं हरा सकते। इसके साथ 3 मास्टर्स हैं यानी कि पहले 3 रिप्रेजेंटेटिव वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो इतने पावरफुल है कि वो तीनों अकेले तुम्हारे 12 एल्डर्स को भी हरा सकते हैं। तो बाइडू से कहता है कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है। मैं चाहता हूं कि बैकचुआ तुम जाओ, तुम मारियन फोर्ट्रेस में जाओ, वहां पर जो सीक्रेट पैसेज है उस सीक्रेट पैसेज के रास्ते से अंदर जाओ और जाकर सरप्राइज अटैक करो। तब तुम वहां पर पहुंच जाओगी। हमारी आर्मी को वहां पर अंदर एंटर करवाना क्योंकि मैं एक कैप्टन हूं, तो मैं सेपरेट यूनिट का कैप्टन हूं, तो मैं पूरे 1000 सोल्जर्स को अपने साथ लेकर वहां पर जा सकता हूं। मेरे पास 1000 सोल्जर्स हैं जो कि मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। मैं उन सभी को लेकर मारियन फोर्ट्रेस के बाहर पहुंचूंगा। जब तुम अंदर से दरवाजा खोलोगी मैं उन सभी को लेकर अंदर आ जाऊंगा और उन सभी के ऊपर हम लोग अटैक करेंगे। ये एक सरप्राइज अटैक होने वाला है। हमारे पास यहाँ पर 1000 सोल्जर्स की आर्मी और इसके साथ हमारे पास 3 बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। 3 पावरफुल मॉन्स्टर्स की मदद से हम लोग ये कर पाएंगे। सबसे पहला हमारा वाइस जनरल ली गन्नाक है, वो भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। तो बैकचुआ से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ली गन्नाक अभी तक जिंदा है, याचा ने उसे मार दिया होगा। तो वो कहता है नहीं, याचा ने उसे नहीं मारा होगा, वो अभी तक जिंदा है क्योंकि इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन है मुझे नहीं लगता कि याचा यहाँ पर खतरा मोल ले सकता है म्यूरियम के साथ फाइट करने का। वो यहाँ पर ली गन्नाक को मार देता है तो म्यूरियम यूनियन उसके खिलाफ हो जाएगी। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो मॉन्स्टर है वो बाउंटी हंटर 77 है। बाउंटी हंटर 77 के बारे में तो तुमने सुना होगा। वो कहती है 77, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। वो से कहता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल बाउंटी हंटर है। उसके बारे में सुना है कि वो जिस भी टारगेट की सुपारी लेता है वो उसको मार डालता है। इतना ज्यादा काबिल है, वो एक मॉन्स्टर की तरह हो चुका है यानी कि एक पावरफुल मास्टर है। उसे पैसे दिए जाए, अगर उसे अच्छे पैसे दिए गए तो वो मारियन फोर्ट्रेस के चोरमा को मारने की सुपारी जरूर लेगा और वैसे भी वो मारियन फोर्ट्रेस के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास एक और मॉन्स्टर है। तो वो सोमा की तरफ इशारा करता है और कहता है हालांकि ये बेवकूफ है लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर इसके स्किल्स को रिकॉग्नाइज करते हुए यहाँ पर से एक मास्टर मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये भी एक मास्टर है। तो फिर साथ ही बाइडू से कहता है कि हमारा प्लान जो है इसको कामयाब करने में हमें यहाँ पर एक डिकोय की जरूरत पड़ेगी। हमें यहाँ पर एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जो कि इन सभी को ललचाए और वो चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और उस चीज को तुम लेकर आओगी। लेकिन अफसोस कि वो चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसा कि फीनिक्स इमॉर्टल फीनिक्स का फ्रूट। क्या वाकई में वो एग्जिस्ट करता है? तो बैकचुआ उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है। तो बाइडू से कहता है कि ठीक है मुझे पता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर वो वाकई में एग्जिस्ट करता होता इमॉर्टल फीनिक्स का फ्रूट तो मुझे लगता है कि ये सभी लोग चोरमा और इसके साथ साथ याचा और बाकी के सभी लोग उस फ्रूट को लेने के लिए वहां पर जरूर आते। उन सभी को आसानी से जाल में फंसाया जा सकता था। तो इसी के साथ ही बैकचुआ खामोश हो जाती है। फिर साथ ही उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर सच्चाई बताती हूँ, असल में इमॉर्टल फीनिक्स का फ्रूट सच्ची में है। बात सुनने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। बाइडू से कहता है क्या तुम वाकई में सच कह रही हो? क्या वाकई में ऐसा फ्रूट है? यहीं पर सोमा को दिखाते हैं कि सोमा जो होता है वो आराम से सो रहा था, लेकिन इसी के साथ ही वो उसका पाँव पकड़ लेता है। वो यहाँ पर बैकचुआ का पाँव पकड़ लेता है तो बैकचुआ उसे किक मारती है और उसे उठाकर वहां पर आगे की तरफ फटक देती है। जबकि हमारा सोमा सोते सोते वहां पर बातें कर रहा था कि बहुत ही जल्दी मैं इस दुनिया का सबसे महान एरेंट बॉय बन जाऊंगा। बैकचुआ बाइडू को बता रही होती है कि इमॉर्टल फ्रूट वाकई में एग्जिस्ट करता है और अगर अभी तक किसी ने उसको ढूंढा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि अभी भी वो उसी जगह के ऊपर सील है। और सोमा को जब वहां पर से किक पड़ी थी तो वो लुढ़कता हुआ सीधा जाकर बाइडू के पाँव के साथ लटक जाता है और पाँव को पकड़कर कहता है कि अच्छा ठीक है अगर तुम
मुझसे शादी करना चाहती हो तो ठीक है, हम लोग आज ही फेरे ले लेते हैं, हम लोग आज ही शादी कर लेते हैं। हमारा बायरू जो होता है उसे फिर से वहाँ से किक मारता है और सोमा बेचारा लुढ़कता हुआ सीधा जाकर वहाँ पर फायर के ऊपर जाकर गिरता है और उसकी कमर के ऊपर आग लग जाती है। तो वो दोनों वहाँ पर बड़े आराम से बात कर रहे होते हैं, उन्हें इस बात की बिल्कुल ही परवाह नहीं है कि सोमा लुढ़कता हुआ कहाँ पर जाकर गिर रहा है। बैकचुआ उसे कहते हैं कि इस वक्त इमॉर्टल फ्रूट ऑफ फीनिक्स को एक ऐसी जगह के ऊपर बंद किया गया है, एक ऐसी जगह के ऊपर सील किया गया है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अहवा पैलेस के लोग ही जा सकते हैं, यानी कि अहवा पैलेस की रॉयल फैमिली के लोग इस जगह के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे मैकेनिज्म लगे हुए हैं। उस जगह को अहवा पैलेस की सेरिब्रल वॉल्ट कहते हैं। सेरिब्रल वॉल्ट उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर इतने सारे मैकेनिज्म लगे हुए हैं कि कोई मास्टर भी वहाँ पर जाकर इमॉर्टल फ्रूट को नहीं ले सकता। पर सोमा को दिखाते हैं कि वो आग के अंदर लेटा होता है तो उसको वहाँ पर गर्मी लगती है, तो वो कहता है कि ये क्या, हमारी शादी की बात हुई और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। तो बायरू कहता है कि चलो फिर ठीक है, चेक करते हैं, मुझे लगता है कि ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा है। वक्त हमारी म्यूरियम की आर्मी जो है वो भी यहाँ पर इसी तरफ आ रही है। जब वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर मैं उनके साथ मिलूंगा और उनको अपने साथ लेकर मैं यहाँ से सीधा घोस्ट वैली जाऊंगा ताकि वहाँ पर से जाकर वाइस जनरल ली गाना को आजाद करवा सकूं। ली गाना को वहाँ से आजाद करवाने के बाद हम लोग वापस इस जगह के ऊपर आएंगे। अब तुम्हें अपने साथ इस बेवकूफ को लेकर जाना होगा, तुम इस बेवकूफ के साथ जाओ, जाकर 77 को मनाओ, 77 को मनाना और उसके साथ साथ इमॉर्टल फीनिक्स फ्रूट को भी तुम दोनों को लेकर आना होगा। 3 दिन के बाद हमें घोस्ट वैली के बाहर मिलना है। 3 दिन के बाद तुम्हें वहाँ पर 77 को भी अपने साथ लेकर आना होगा और घोस्ट वैली के बाहर हम लोग मिलेंगे और उसके बाद हम लोग मारियन फोर्ट्रेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऊपर से ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो बैकचुआ आगे आगे चल रही होती है और हमारा सोमा उसके पीछे पीछे होता है। वो उसे कहता है कि ये अचानक से मुझे अपनी कमर के ऊपर जलने की फीलिंग क्यों महसूस हो रही है, ये पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैं जल कैसे गया। बैकचुआ वहाँ पर हंस रही होती है। इसके साथ ही वो लोग चलते चलते एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। तुम्हारा सोमा उसे कहता है कि मुझे बताओ तो सही, ये 77 बंदा हमें कहाँ पर मिलेगा। तो वो उसे कहती है कि हमें यहाँ पर से 2 दिन और वैली के नीचे की तरफ चलना होगा और उसके बाद हमें ऊपर की तरफ चढ़ना होगा जहाँ पर वो बंदा हमें मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे तो 2 दिन लगेंगे, लेकिन अगर हम लोग भागते हुए आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग आधे दिन में वहाँ पर पहुंच जाएंगे। इनके पास 10 दिन से भी कम का टाइम है। 10 दिन से कम के टाइम में इन लोगों को यहाँ पर अपनी फोर्सेस को कंप्लीट करना होगा और उसके बाद जाकर मारियन फोर्ट्रेस में चौनमा से फाइट करना होगी। तो तीनों यहाँ पर अपनी आर्मी को रेडी करने के लिए तैयार होते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट कहानी जो होती है हमें 77 की सुनाई जाने वाली है। तो कहा जाता है कि 77 जो होता है वो एक ऐसा इंसान है जो कि सिर्फ एक जंप लगाकर नीचे से ऊपर माउंटेन के ऊपर जा सकता है, ताकि वो एक पाँव हिलाकर ग्राउंड में अर्थक्वेक ला सकता है और अर्थक्वेक को बर्दाश्त भी कर सकता है। यहाँ तक कि वो जिस जगह के ऊपर भी जाता है वहाँ पर पसीने का एक कतरा भी नहीं बहाता, यहाँ तक कि उसके बाल भी नहीं गिरते, उसका एक सिंगल बाल भी कभी किसी जगह के ऊपर भी नहीं गिरा। और 77 को दिखाते हैं कि वो एक पिलर के ऊपर लेटा होता है एक घर के अंदर, जहाँ पर ऊपर एक बीम होता है, वो उस बीम के ऊपर लेटा होता है। यहीं पर उसके बारे में ये भी बताया जाता है कि 77 के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक ऐसा मास्टर है जिसका शैडो नहीं है, यानी कि उसे शैडोलेस मास्टर भी कहा जाता है। वो एक बाउंटी हंटर है, बाउंटी हंटर जो कि सिर्फ और सिर्फ बुरे लोगों को मारता है। ऐसे लोग जिन्होंने बुरे क्राइम किए हो, जिन्होंने बुरे काम किए हो, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बाउंटी लेता है। अभी तक 17 पावरफुल मास्टर्स की जान लिया। 17 पावरफुल मास्टर्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लो में उसने मार डाला, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में उसने सभी के सभी 17 मास्टर्स को मार डाला। यहाँ पर जिनमें से 3 बॉस द स्पेशल थे, 3 बॉस द पावरफुल मास्टर्स है, जिनमें से एक व्हाइट टाइगर स्वर्ड था। वो इतना पावरफुल था कि वो किसी भी मास्टर को बड़ी आसानी से मार सकता था, लेकिन इसने उसको भी बड़ी आसानी से मार दिया। और उसके बाद एक दूसरा था जिसे सेंट्रिक हाजिन ह्योंग कहते हैं। अपनी कला में इतना ज्यादा माहिर था कि वो पानी को यूज करते हुए आयरन के अंदर भी ड्रिल कर सकता था, लेकिन इसने उसको भी मार दिया, उसकी बॉडी के अंदर एक बड़ा सा होल करके। और उसके बाद एक और मास्टर था जिसे ग्रेट ब्लड सीकिंग मॉन्स्टर कहते हैं। उस मास्टर ने, जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली और उनका ब्लड पिया था, इसने उस मास्टर को भी मार डाला। तो इस बार हमारे 77 को यहाँ पर एक नया टारगेट दिया गया होता है। उसे एक मास्टर को मारना होता है जिसको द ब्लड डीमन हॉन सैम कहते हैं। हॉन सैम उसका नाम होता है। तो उसका पोस्टर उसके सामने होता है जहाँ पर उसे 5000 यांग मिलने वाले हैं, इसकी बाउंटी मिलने वाली है। वो इसी घर में आने वाला है, इसी वजह से वो यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा है। 77 कहता है कि मैं पिछले 17 दिन से यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा हूँ, मैं स्मैक जे में छुपकर उसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो ब्लड डीमन अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है। मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि उसे बाहर से आवाज आ रही होती है। यहीं पर बाहर का सीन दिखाते हैं कि हॉन सैम जो होता है वहाँ पर पहुंच गया होता है, अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुंचता है और सीढ़ियां चढ़ते हुए अकेला हुआ ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सोमा और बैकचुआ ये दोनों 77 को अपना साथ देने के लिए कैसे मनाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि 77 को दिखाते हैं कि वो एक पहाड़ी के ऊपर बने हुए एक छोटे से घर में एक पिलर के ऊपर लेटकर किसी का इंतजार कर रहा था। वो ब्लड डीमन का इंतजार कर रहा था जिसकी उसने स्पारी ली है। तो ब्लड डीमन वहां पर आने वाला होता है और वो अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। जब ब्लड डीमन वहां पर पहुंचता है तो अपने साथियों को बाहर खड़ा करता है और खुद उस घर के अंदर चला आता है। अंदर आने के बाद वो अपने आसपास देखता है, वो एक साइड के ऊपर देखता है, फिर दूसरी साइड के ऊपर देखता है, फिर साथ ही कहता है कि मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर है। जो भी चूहा यहाँ पर छुपा है,
चले जल्दी से यहाँ पर बाहर निकल आओ। और इस बात से 77 भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो इसी के साथ ही वो जंप करते हुए नीचे उतर आता है और कहता है कि मैंने जितना तुम्हारे बारे में सोचा था तुम उससे ज्यादा बेहतर निकले और बाकी के सभी लोगों से तुम काफी ज्यादा बेहतर हो। जितना तुम्हारे बारे में कहा जाता है तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो और लगता है कि तुम रीपर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो इसी के साथ ही हॉर्नमैन जो था अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तुम यहाँ पर रीपर की कंपैरिजन मेरे साथ कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो तो मेरे मुकाबले में बिल्कुल एक वीकलिंग है, वो बहुत ज्यादा कमजोर था। इसी के साथ ही वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है। जो अपने प्रेशर को रिलीज करता है तो वहां पर घर के अंदर काफी से दरारें पड़ जाती है, घर गिरना शुरू हो जाता है। तो 77 उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ डस्ट ही फैला सकते हो, तुमने तो यहाँ पर काफी ज्यादा हवा में धूल मिट्टी उड़ा दी। और इसी के साथ ही हॉर्नमैन जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो ब्लड डीमन हॉर्नमैन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो मुझे देखने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारा शैडो नहीं है, तुम्हारा शैडो कहाँ पर है। इसी के साथ उसे याद आता है एक बाउंटी हंटर के बारे में। वो कहता है कि मैंने एक बाउंटी हंटर के बारे में सुना है, एक बाउंटी हंटर जिसका नाम 77 है और जिसका कोई भी शैडो नहीं है और वो अपने टारगेट को मार कर ही दम लेता है और मुझे लगता है कि तुम वो हो। माना 77 उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हें मेरे बारे में पता है तो इसका मतलब यह है कि मैं तो काफी ज्यादा फेमस हो गया हूँ, तो इसी वजह से अब तुम्हें मेरे बारे में पता चल चुका है। तो ब्लड डीमन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। तो 77 उसे कहता है कि तुम्हारे ब्रदर की वजह से, क्योंकि तुम्हारा ब्रदर चियोंग म्यूशो जो था वो यहाँ पर वो इसी घर में रहता था, ये उसका प्यारा घर था, लेकिन वो यहीं पर मरा था। इसी वजह से हर साल तुम यहाँ पर उसकी मेमोरी में इसकी याद करने के लिए इस घर में यहाँ पर जरूर आते हो। तो मुझे ये बात पता थी। तो ब्लड डीमन उसे कहता है कि कहीं ये तो नहीं है कि मेरे भाई को तुमने मारा था। तो वो उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक समझा, उसको मैंने ही मारा था। तो इसी के साथ ही ब्लड डीमन उसे कहता है तो मुझे तो यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई वो बहुत ज्यादा कमजोर था और उसे तो मरना ही था, और अगर वो नहीं मरता तो उसकी जगह मैं कैसे ले पाता। वैसे भी मैं यहाँ पर उसकी मेमोरी में नहीं आता, बल्कि मैं यहाँ पर उसको थैंक यू बोलने के लिए हर साल आता हूँ। और इसी के साथ ही बाहर से एक भीड़ उड़ता हुआ अंदर की तरफ आता है। तो ये भीड़ जो होता है ये एक बॉल की तरह होता है, ये बॉल बिल्कुल क्रैकर की तरह वो उड़ता हुआ सीधा उसके सर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, यानी हॉर्नमैन ब्लड डीमन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो इसी के साथ ही ब्लड डीमन जो होता है अपने हाथ को साइड के ऊपर करता है और उस बॉल को पकड़ लेता है। वो अपनी 2 उंगलियों में इस बॉल को पकड़ लेता है और उसे कहता है मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हारा ये मार्बल जो है ये काफी ज्यादा कमजोर है, तो बहुत ही कमजोर आयरन से बना हुआ है और तुमने यहाँ पर इसके साथ मुझे मारने की कोशिश की, मैंने तो इसको पकड़ लिया। जबकि 77 जो होता है वहाँ पर उसके हाथ में एक दूसरा मार्बल होता है और दूसरे मार्बल को जब वो हाथ में पकड़कर खींचता है तो इसी के साथ ही वहाँ पर एक बारीक थ्रेड दिखाई देता है। वो बारीक थ्रेड जो होता है ब्लड डीमन के गले के इर्द गिर्द लिपटा होता है और ब्लड डीमन भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो 77 उसे कहता है कि जिसने मेरा चेहरा देखा है या जिसके मैं करीब आता हूँ उसको मरना पड़ता है, अब जहाँ पर तुम्हें मरना होगा। डीमन जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है कि तुमने ये सब कुछ कब किया। फिर साथ ही वो कहता है कि ये क्या है, ये तो सिल्क वर्म से बना यानी सिल्क का बना हुआ एक धागा है, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर धागा है, तुम्हें क्या लगा कि तुम इस धागे के साथ मुझे यहाँ पर मार पाओगे, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को यूज करता है ताकि अपनी बॉडी के ऊपर लिपटे हुए इस धागे को तोड़ सके। जब वो वहाँ पर उस धागे को तोड़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी बॉडी के साथ तलवार को तोड़ सकता है तो वो इस धागे को भी तोड़ सकता है, लेकिन जब वो जोर लगाता है तो उस बेचारे की गर्दन कट जाती है। उसकी गर्दन जो होती है वो सर से अलग हो जाती है, उस धागे की वजह से धागा उसकी गर्दन के ऊपर फिरता है। 77 उसे कहता है कि इसको योंग जास्मा कहते हैं, ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे ड्रैगन सिल्क के सामने टिक सकते हो। तो 77 उसकी गर्दन काटने के बाद घर से बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करता है। जब वहां से बाहर की तरफ निकल रहा होता है तो उसका धागा जो होता है पूरे के पूरे घर को उसने चारों तरफ से लपेटा होता है और जहां जहां उसका धागा फिरता है वहां पर हर एक चीज कट जाती है, जहां तक कि पूरा घर जो होता है वो भी वहां पर कट जाता है। और बाहर जो बंदे खड़े होते हैं वो सभी लोग भी उसके धागे के साथ वहां पर लिपटे होते हैं। धागा जैसे जैसे आगे बढ़ता है वहां पर वो सारे के सारे बंदूक को वहां पर काट देता है। इस सीढ़ियों के ऊपर जितने लोग खड़े होते हैं ब्लड डीमन के वो सारे के सारे सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाते हैं। लास्ट के ऊपर 77 जो होता है अपने दूसरे मार्बल को भी अपनी तरफ वापस खींच लेता है, यानी दोनों धागों को अपने पास वापस बुला लेता है और दोनों एंड जो होते हैं उसके पास आ जाते हैं। लेकिन उसने पूरी की पूरी पहाड़ी को वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी की पूरी पहाड़ी जो होती है वहां पर काट कर रेजा रेजा हो जाती है। तो उसके बाद 77 कहता है कि मुझे तो काफी ज्यादा भूख लगी है, चलो चल के कहीं पर कुछ खाते हैं, क्योंकि पिछले 17 दिन से मैं यहाँ पर इस बंदे का इंतजार कर रहा था तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। 77 बड़ी तेजी के साथ वहां से वापस की तरफ भागना स्टार्ट करता है ताकि वो जाकर कुछ खा सके। तो वो उस पहाड़ी के ऊपर से जंप लगाता है और एक दूसरी पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है, रास्ते में जाकर अपना मास्क भी उतार देता है। तो अब वो भागता हुआ वापस की तरफ जा रहा था, पानी के ऊपर वहां से भागता हुआ आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि डालियों के ऊपर पैर आके आगे बढ़ जाता है। वो 2 पहाड़ियों के बीच से जंप लगाते हुए जब आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो एक क्लिफ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। इसी के साथ ही वो ऊपर से अपने नाइफ के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो अपने 3 नाइफ को वहां पर नीचे की तरफ फेंकता है और वो तीनों नाइफ जो होते हैं वो ग्राउंड के अंदर जाकर दंस जाते हैं, लेकिन वो वहां पर जो बंदा होता है वो बड़ी आसानी के साथ उन अटैक्स को अवॉइड कर लेता है। 77 भी ऊपर से नीचे आकर खड़ा हो जाता है और वहां पर देखता है जहां पर उसने ब्लेड्स को फेंका था। वो कहता है जहां पर तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो लगा था कि मैंने उसके ऊपर अटैक किया और मैंने उसको पकड़ लिया, यानी कि ब्लेड उसे लगने चाहिए थे। और साथ ही वो साइड के ऊपर से देखता है कि वहां पर कोई होता है और साइड के ऊपर से कोई निकलता है और उसके मुंह पर
आकर एक जबरदस्त पंच मारता है और बेचारा 77 जो था ऊपर से नीचे ग्राउंड के ऊपर धड़ाम करके आकर गिरता है। वो पेड़ों को तोड़ता हुआ ग्राउंड के ऊपर आकर गिरता है और उसके गिरने के साथ ही हमारा सोमा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि बेवकूफ इंसान, तुमने मेरे पर अटैक क्यों किया? तुमने अपने ब्लेड्स के साथ मेरे पर अटैक किया, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। 77 उठने के बाद उसे कहता है कि तुम कौन हो? तो सोमा उसे कहता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे पर अटैक किया, तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो। 77 उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी कैमोफ्लेज टेक्निक को यूज करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और ये बंदा यहाँ पर मेरे पीछे नहीं था बल्कि ये कोइंसिडेंस था। लगता है कि हम दोनों यहाँ पर किसी न किसी वजह से एक दूसरे के साथ टकरा गए हैं, तो मुझे यहाँ पर से चुप करके निकल जाना चाहिए। तो वो हमारे सोमा से कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं है, मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई है, तो हम लोग यहाँ पर अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। और इसी के साथ ही वो सोमा को पार करते हुए चला जाता है, लेकिन सोमा पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो? तो 77 इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सोमा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सोमा उसे कहता है कि पहले तुम्हें यहाँ पर मुझसे माफी मांगनी होगी और उसके बाद तुम यहाँ पर से जा सकते हो, क्योंकि तुमने बिना किसी वजह के मेरे पर अटैक किया, तो तुम माफी मांगे बिना यहाँ से नहीं जा सकते। 77 और भी ज्यादा हैरान हो रहा था इस बात से क्योंकि वो कैमोफ्लेज टेक्निक को यूज कर रहा है और इस टेक्निक को यूज करने के बाद कोई भी उसे देख नहीं सकता। वो कहता है कि यार तुम मुझे देख सकते हो। तुम्हारा सोमा उसे कहता है कि ये किस किस्म का सवाल है, क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ? हाँ मेरे पास आंखें हैं तो हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। वैसे भी आज यहाँ पर मून काफी ज्यादा चमक रहा है, इसका मतलब यह कितना भी अंधेरा नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे काले कपड़ों वाले बंदे को ना देख सकूं। तो 77 अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो गड़बड़ चल रही है क्योंकि ये मुझे नहीं देख सकता, इसे मुझे नहीं देखना चाहिए। फिर साथ ही यहाँ पर उसकी बैकग्राउंड स्टोरी सुनाई जाने वाली है। तो यहाँ पर 77 की बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं। उसके बारे में कहा जाता है कि 77 ने कभी भी अपने पेरेंट्स का चेहरा नहीं देखा, ना ही उसने अपनी माँ का चेहरा देखा, ना ही कभी अपने बाप का चेहरा देखा है। जब वो छोटा था तब उसकी मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही याद है कि उसे एक बंद केव में जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था वहां पर उसे बंद करके रखा गया था। उसे वहां पर बेड़ियों के साथ उल्टा लटकाया गया था, तो वो वहां पर उल्टा लटक रहा होता है। वहां पर नीचे काफी सारे जहरीली सैंडीपेड्स होती हैं और वहां पर जब लटका होता है तो वहां पर से वो सैंडीपेड्स को उठा उठाकर उनको खा रहा होता है। उन्हीं को खा खाकर वो अपना पेट भरता है। उस केव के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और वो बेचारा वहां पर उल्टा लटका होता है। लेकिन हर महीने के ठीक एक महीने के बाद ऊपर से रोशनी आती है और उस रोशनी के साथ कोई एक बुक वहां पर नीचे फेंकता है। यही वो एक टाइम होता है जब 77 किसी दूसरे इंसान की आवाज सुन पाता है। तो वहां पर एक लड़की उससे बात करती है, तो वो उस लड़की से क्या अपनी माँ समझता है और उस लड़की को अपनी माँ की तरह ही ट्रीट करता है और उससे बात करते हुए कहता है, मदर मुझे ये बताओ कि मुझे और कितना अर्सा यहाँ पर उल्टा लटके रहना चाहिए, मुझे और यहाँ पर कितने दिन रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ से जो बंदा होता है वो उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी इस मदर को मिस कर रहे हो और बाहर आकर इससे मिलना चाहते हो तो फिर मैंने यहाँ पर तुम्हें जो बुक्स दी हैं उन सारी की सारी बुक्स के ऊपर जो भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं उनको अच्छे से मास्टर कर लो। अगर तुम उनको मास्टर कर लेते हो तुम बाहर आकर मुझसे मिल सकते हो। हमारा जो 77 होता है उसके पास एक मिशन होता है, उसे यहाँ पर उन सभी बुक्स के ऊपर लिखी हुई मार्शल आर्ट्स को मास्टर करना है। तो वहाँ पर लटके लटके अंधेरे में उन सभी बुक्स को पकड़ता है, उनको पढ़ता है, उनके ऊपर जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स होती है वहीं पर उनको परफॉर्म करता है। तो 77 कहता है कि पूरे 10 साल तक मैं सीलिंग के ऊपर से बहते हुए पानी के कतरू को पी कर अपना गला तर करता रहा, अपनी प्यास बुझाता रहा, यहाँ तक कि वहाँ पर जमीन के ऊपर जहरीले कीड़े थे जिनको खाकर मैं अपना पेट भरता था और जब मुझे सूसू करना होता तब मैं सूसू वहीं पर लटके लटके करता जो कि सीधा ऊपर से बहकर मेरे कपड़ों के साथ साथ मेरे मुंह तक चला आता था। लेकिन 10 साल तक मुझे वहीं पर इसी तरह लटके रहना पड़ा और उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने मार्शल आर्ट्स की बहुत सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है, यहाँ तक कि मैं दीवार के ऊपर भी चल सकता था। मैं सीलिंग की दीवार के ऊपर इस तरह चलता था जैसे कि नॉर्मल इंसान जमीन के ऊपर चलते हैं। 10 साल के बाद ऐसा हुआ कि हर महीने जो सीलिंग ओपन होती थी जहाँ पर से रोशनी आती थी और एक बुक आती थी, वहाँ मदर की आवाज आती थी, वो आना बंद हो गई। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मैं इतना ज्यादा अकेला हो गया कि मुझे लगा कि मुझे खुद वहाँ पर बाहर जाकर देखना चाहिए और मुझे समझ आई कि मैं अकेले वहाँ पर बाहर जाकर देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं ऊपर की सीलिंग को तोड़कर बाहर निकल सकता था। और उसके बाद मैंने सीलिंग को तोड़ा और वहाँ पर से बाहर निकल आया। तो 77 जैसे वहाँ पर से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर वो पहली बार वहाँ पर रोशनी को देखता है, वहाँ पर उड़ते हुए परिंदों को देखता है। इसके साथ ही साइड के ऊपर से उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। सभी लोगों ने चोगे पहने होते हैं और अजीब से मास्क पहने होते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर शायद इसी का इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं यहाँ पर हम लोगों ने जितने बच्चों को रखा हुआ था उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक यही बच्चा सर्वाइव कर पाया है। ऐसे कहता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग इसको अच्छे से पालेंगे तो हम इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा उसे कहता है कि ये लड़का तो पहले से काफी ज्यादा टूटा हुआ लग रहा है। तो तीसरा कहता है कि हमें नहीं पता कि ये लड़का कितना ज्यादा मैच्योर है। तो 77 कहता है कि उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी और 16 साल की उम्र में वहां पर मुझे एक स्पेशल स्किल दिया गया जिसका नाम एम्प्टी शैडो था। वो स्किल जो कि अशूरा वॉरियर ने मुझे दिया था, वो स्किल इतना ज्यादा स्पेशल था कि जिस स्किल की मदद से मैं अपने आप को शैडोलेस मास्टर बना सकता था और इस वक्त मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ उस स्किल की वजह से हूँ। स्किल की 5 स्टेजेस थी। पहली स्टेज में मैं अपनी साउंड को कम्प्लीटली मिटा सकता था, अपनी एसेंस को मिटा सकता था। थर्ड स्टेज के ऊपर जहाँ तक कि कोई मास्टर भी मुझे नहीं पहचान सकता, मैं उसके पास से होकर गुजर जाऊँ, इतना ज्यादा साइलेंट हो चुका था। स्पेशल मूव की 5th स्टेज में मैंने अपने शैडो को मिटा दिया, यानी कि कोई भी मेरे शैडो को भी नहीं देख सकता। इसका मतलब यह है कि मैंने जिस टेक्निक को मास्टर किया हुआ है वो ग्रेटेस्ट
बढ़िया स्टेल्थ मार्शल आर्ट टेक्निक है, यानी कोई भी उसको लुक थ्रू नहीं कर सकता, कोई भी उसको देख नहीं सकता। फिर ये लड़का यहाँ पर मुझे कैसे देख सकता है उस टेक्निक को यूज करने के बावजूद। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 27 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा 77 जो होता है वो अपनी स्टेल्थ मोड को अपने हायर लेवल तक पहुंचा देता है और उसके पास सोमा से कहता है क्या तुम अभी मुझे देख पा रही हो। तो इसी के साथ ही हमारा सोमा जो होता है थोड़ी देर सोचता है, फिर साथ ही आगे बढ़ता है, उसके माथे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब, तुम यहाँ पर बार बार मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ या नहीं। इसी के साथ ही 77 जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिर साथ ही वो सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, ये किसी भी एंगल से कोई एलीट मास्टर नहीं दिखाई देता, तो फिर यहाँ पर मुझे देख कैसे सकता है। तुम्हारा सोमा उसे कहता है कि तुमने जहाँ पर मेरे पर अपने नाइफ्स फेंके जब तुमने मुझे देखा, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर एक सबक सीखने की जरूरत है, तुम्हें यहाँ पर किसी के ऊपर भी इस तरह अटैक नहीं करना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। 77 अपने मार्बल्स निकाल लेता है और इसी के साथ ही हमारे सोमा से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ तो स्पेशल जरूर है। तुम्हारा सोमा उसे कहता है कि हाँ ये बात तो है कि मैं काफी ज्यादा गुड लुकिंग हूँ, यानी मैं काफी ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ, इसी वजह से तुम इस बारे में ये कह रहे हो। तो 77 जो होता है अपने एक मार्बल को सामने की तरफ फेंकता है गोल दायरे की शक्ल में, जहाँ पर वो साथ वाले सारे पेड़ों के साथ गोल दायरे में लिपटने के बाद वापस से 77 के हाथ में आ जाता है। तो जब वो वापस 77 के हाथ में आ जाता है तो तुम्हारा सोमा से कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर माफी मांगने वाले हो या नहीं, पर लगता नहीं है कि तुम माफी मांगोगे। 77 पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुमसे माफी तो बिल्कुल भी नहीं मांग सकता, लेकिन इसलिए जरूर माफी मांगूंगा क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, कि जो भी मुझे देख लेता है उसको मरना पड़ता है। तो वो अपने मार्बल्स के साथ उस धागे को खींचने के बाद आगे बढ़ जाता है और उसे लगता है कि काम पूरा हो गया, क्योंकि उसके आसपास गोल दायरे में जितने भी पेड़ होते हैं जिनके साथ वो धागा लिपटा होता है वो सारे के सारे पेड़ ही कट जाते हैं। वहां पर सभी पेड़ के कटने के बाद 77 कहता है ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये एक अनजान लड़का था, लेकिन अफसोस कि इसने यहाँ पर मेरा चेहरा देख लिया और इस बेचारे को यहाँ पर मरना पड़ा। और साथ ही उसे पीछे से आवाज आती है। हमारा सोमा कहता है कि ये क्या बकवास है, ये किस किस्म का धागा है, ये तो बहुत ज्यादा पतला है लेकिन इसके साथ साथ ये काफी ज्यादा मजबूत भी है। वो उस धागे को अपने मुंह में लेकर बैठा होता है और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था और कहता है ये धागा जो है काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। 77 कहता है कि ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहाँ पर इस लड़के को कमजोर समझकर यहाँ पर अपने ड्रैगन सेल के अंदर ज्यादा पावर इम्ब्यूट नहीं की, अगर मैं इसके अंदर ज्यादा की पावर को इम्ब्यूट करता तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बच पाता। साथ ही वो हमारे सोमा से पूछता है बताओ तुम कौन हो। तो जब वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो, इसी के साथ ही बैकचुआ वहाँ पर पहुंच जाती है। बैकचुआ कहती है कि ये हाक गोल का एक एरंड बॉय है। साथ ही वो चलाकर सोमा से कहती है बेवकूफ कहीं कि मैंने जब तुमसे कहा था कि हमें भाग कर जाना है, इसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हें मुझसे ज्यादा तेज भाग कर जाना है, और तुम्हारी स्पीड मुझसे बहुत ज्यादा तेज है और तुम यहाँ पर मुझसे पहले पहुंच जाओ, देखो यहाँ पर तुमने क्या कर दिया है। बैकचुआ आगे बढ़ती है और उससे कहती है कि तुम्हारा नाम 77 है, तुम एक बाउंटी हंटर हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है। तो वो कहता है तो और क्या, तुम यहाँ पर मुझसे किस लिए बात कर रही हो। ठीक है, साथ ही वो लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक घर होता है और वो लोग उस घर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तो 77 उसे कहता है कि तुम लोग वाकई में पागल हो क्या, तुम लोग वाकई में सोचते हो कि तुम लोग जाकर मारियन फोर्ट्रेस के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सकते हो और उनके मास्टर्स को हरा सकते हो, तुम सिर्फ 5 लोग वहाँ पर जाकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो बैकचुआ वहाँ पर सोच रही होती है कि ये इतना सारा पैसा कमाता है लेकिन इसका घर तो देखो ये कितना ज्यादा छोटा है। तो बैकचुआ पीछे की तरफ घूमती है और उसे कहती है कि 77 मुझे लगता है कि हमारे इस मिशन में दम है, ये मिशन जो है ये कामयाब हो सकता है। 77 उसे कहता है कि बताओ मुझे बदले में मुझे क्या मिलेगा अगर मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर पूरे 1000 गोल्ड कॉइन दूंगी जो कि म्यूजियम यूनियन की तरफ से तुम्हें मिलेंगे। तो ये बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो जाता है क्योंकि उसके लिए 1000 गोल्ड कॉइन जो है वो ज्यादा कीमत नहीं है। लेकिन हमारा सोमा वहाँ पर लात टपकाना शुरू कर देता है। वो कहता है क्या तुमने यहाँ पर 1000 गोल्ड कॉइन कहे, और इसी के साथ ही वहाँ पर सोच रहा है कि 1000 गोल्ड कॉइन तो बहुत ज्यादा होते हैं। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है बैकचुआ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी और मेहनत करूँ तो मैं यहाँ पर अकेले ही कर सकता हूँ, मैं अकेले सारा काम कर लूंगा, मुझे बस 1000 गोल्ड कॉइन दे दो। 77 उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे जो पैसे दे रही हो ये ज्यादा है, 1000 गोल्ड कॉइन है ये बहुत ज्यादा कम है क्योंकि मार्गन फोर्ट्रेस के मास्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। बैकचुआ उसे कहती है कि मैंने सुना है कि मार्गन फोर्ट्रेस के इल्यूजनिस्ट डीमन के खिलाफ तुम्हारा ग्रज है और तुम उससे बदला लेना चाहते हो, तो मुझे तो लगा था कि तुम फ्री में ये काम करोगे। जबकि हमारा सोमा अभी भी उसे कह रहा होता है कि मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात तो सुन लो, 1000 गोल्ड कॉइन देने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सिल्वर कॉइन्स भी दे सकती हो, तुम मुझे 1000 सिल्वर कॉइन्स दे सकते हो और मैं यहाँ पर 1000 सिल्वर कॉइन में सभी के सभी को मार डालूंगा। तो 77 और बैकचुआ यहाँ पर अभी अपनी सीरियस बात कर रहे होते हैं जबकि हमारा सोमा यहाँ पर अनसीरियस अपनी बात की जा रहा होता है। तो 77 कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ह्यूमन डीमन को मेरे हाथों से मरवाना चाहते हो तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम लोग एक बड़े से पत्थर को एक छोटे से अंडे के साथ तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो बैकचुआ उसे कहती है कि ये तो तुम्हारे दोनों के आमने सामने होने के बाद ही पता चलेगा कि तुम में से अंडा कौन है और बड़ा पत्थर कौन सा है। हो सकता है कि हम लोग इसमें कामयाब ना हो लेकिन हम लोग जंग को छिड़ने से रोक सकते हैं। हमारा सोमा अभी भी उसे यही कह रहा होता
है। सोमा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इंस्टॉलमेंट भी कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम पाँच महीने में थोड़े थोड़े करके मुझे पैसे दे सकती हो। मैं फुल टाइम पेमेंट नहीं लूंगा, यानी कि तुमसे हाफ पेमेंट पहले लूंगा और उसके बाद सारा काम जो है वो करने के बाद तुमसे पैसे लूंगा। बैकचुआ वहां से वापस की तरफ मुड़ जाती है और 77 से कहती है अगर तुम वाकई में इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो तो 2 दिन के बाद गोस्ट वैली के बाहर आकर हमें मिलना होगा, हम तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। तो सोमा भागता हुआ उसके पीछे जाता है और कहता है कि बैकचुआ मेरी बात तो सुनो, बैकचुआ मेरी बात तो सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बाहर आने के बाद उसे कहता है कि बैकचुआ अच्छा ठीक है मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहो तो तुम सिर्फ और सिर्फ 500 यांग भी दे सकती हो, 500 सिल्वर कॉइंस के बदले में मैं तुम्हें यह सारा काम करके दे दूंगा, मेरे लिए 500 भी बहुत ज्यादा है। तो बैकचुआ पीछे की तरफ घूमती है और कहती है कि मेरी बात सुनो, अगर तुमने हिमनली डीमन को मार दिया तो मैं यहाँ पर तुम्हें पूरे 1000 गोल्ड कॉइंस दूंगी। सोमा इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या पूरे 1000 गोल्ड कॉइंस, इसका मतलब यह है कि मैं बहुत ही जल्दी अमीर होने वाला हूँ। तो सोमा बहुत ज्यादा खुश होता है, साथ ही बहुत ज्यादा हैरान भी होता है कि उसे 1000 गोल्ड कॉइंस मिलने वाले हैं। यहाँ पर 77 को रिक्रूट करने का मिशन इन लोगों ने पूरा कर लिया और उसके बाद इनके पास दूसरा मिशन जो होता है वो इमोर्टल फिनिक्स के फ्रूट को लाने वाला होता है। तो ये लोग वहां से सीधा एवा पैलेस के रूइंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोनों वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा सोमा उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो इमोर्टल फिनिक्स का फ्रूट हमें यहाँ पर मिलने वाला है? तो वो उसे कहता है कि वो हमें यहीं पर मिलेगा क्योंकि इस जगह के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है, ये एवा पैलेस है जहाँ पर मैं पैदा हुई थी, जहाँ पर मैं बड़ी हुई थी। सोमा उसे कहता है कि ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा। तो वो उसे कहती है कि 10 साल हो चुके हैं, 10 साल पहले यहाँ पर बर्बादी मची थी, 10 साल पहले सभी लोग यहाँ पर मारे गए थे और उसी वक्त ये पूरे का पूरा फोर्ट्रेस गिर गया था। तो सोमा उसे कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर उस फ्रूट को कहाँ पर ढूंढेंगे? क्या तुम्हें लगता है कि 10 साल में यहाँ पर कोई आकर उस फ्रूट को ले नहीं गया होगा? तो वो उसे कहते हैं कि वो यहाँ पर एक अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम के अंदर रखा गया है जिसे सेरिब्रल वोल्ट कहते हैं और उसकी पैसेज के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और 10 साल गुजरने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई वहां तक गया होगा, किसी को पता ही नहीं है कि उसकी एंट्रेंस कहाँ पर है, तो कोई वहां पर जा नहीं सकता। अगर वहां चला भी जाए तो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। वो दोनों नदी के किनारे जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वो उसे कहते हैं कि तुम्हें वहां पर वो गैसीबू दिखाई दे रहा है, उसी गैसीबू के अंदर इसकी एंट्रेंस है। तो वो दोनों जल्दी से जंप करते वहां पर पहुंचते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो एंट्रेंस का रास्ता खुला होता है। तो वो कहती है ये क्या, यहाँ पर लगता है कोई पहले से है, कोई पहले यहाँ पर आ चुका है, कोई अंदर है। सोमा उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो बंदा अभी भी अंदर ही होगा? तो वो उसे कहती है हाँ मुझे लगता है कि वो बंदा अंदर ही है, क्योंकि अगर कोई अंदर गया है तो वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि अंदर जाने के बाद मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ वही लोग जिनको सीक्रेट के बारे में पता है वही बाहर निकल सकते हैं। यहीं पर हमें अंदर का सीन दिखाते हैं कि अंदर एक बुढ़ा मास्टर और साथ में एक मोटा सा मास्टर, वो दोनों बैठे होते हैं। वो दोनों पिछले कई दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये दोनों जो है ये दोनों चोर है, ये मैंग माउंटेन के मास्टर्स हैं। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन में उस बुढ़े मास्टर की कहानी सुनाई जाने वाली है। ये बुढ़ा मास्टर जो कि एक चोर है, उसके बारे में बताया जाता है कि जब वो जवान था तब उसके पास सीखने का मौका था। उस वक्त उसने इंजीनियरिंग और मैकेनिज्म के बारे में सीखा। उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी जिसके अंदर इंजीनियरिंग के बारे में लिखा हुआ था और उसके बाद वो एक टेंपल में गया जहां पर उसने डिवाइन लाइट टेक्निक को सीखा। फिर साथ उसने वहां पर एक स्पेशल टेक्निक जिसको अपनी पाँव की मदद से वो वेयरवुल्फ क्रिएट कर सकता था, कि अपने पाँव को टोर्नेडो की तरह घुमा सकता था। ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक थी, लेकिन उसने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। जब उसने उस टेंपल में उस टेक्निक को मास्टर कर लिया, उसने उस टेंपल को छोड़ दिया। टेंपल को छोड़कर वो वहां से भाग गया। वहां से जाने के बाद क्योंकि वो अपनी कला में काफी ज्यादा माहिर हो चुका था, इसके अलावा उसे इंजीनियरिंग के बारे में काफी कुछ पता था, तो उसको एक बहुत ही बुरी आदत लग गई। एक बुरी आदत जो कि चोरी करने की थी। उसने रेयर आइटम्स को चोरी करना शुरू कर दिया। जहां पर भी उसे पता चलता है कि किसी ने एक वॉल्ट के अंदर स्पेशल चीज को रखा हुआ है, वहां पर पहुंच जाता और जाकर उस स्पेशल चीज को चोरी कर लेता। कोई भी कभी उसे पकड़ नहीं पाता था, क्योंकि गार्ड्स अगर उसको पकड़ भी लेते थे तो उसके पास जो स्ट्रेंज मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स थी, उसकी वेयरवुल्फ टेक्निक जो थी, उस टेक्निक की मदद से वो गार्ड्स को बड़ी आसानी से हरा देता था। उनको चकमा देकर वो वहां से निकल जाता था। टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी उम्र अब 40 साल हो चुकी थी। 40 साल उम्र होने के साथ साथ वो यहाँ पर सेटल हो चुका है मैंगसन माउंटेन के ऊपर। उसने शादी कर ली, उसके बच्चे हैं। अब सेटल होने के बाद जब भी उसे कभी यहाँ पर टाइम मिलता है, अपने काम करने के बाद से जब टाइम मिलता है, फ्री टाइम, तो वो माउंटेन्स के दरमियान में आता है, यानी दूसरे गांव में आता है। वहां पर आकर दोबारा से चोरियां करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए एक हैबिट की तरह है। यहाँ पर एक दिन चोरी करने के दौरान उसे एक हिमली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक मिलती है जो कि उसकी वेयरवुल्फ टेक्निक के साथ कंपैटिबल थी, लेकिन उसको सीखने के चक्कर में उसने अपनी टांगे गवा दी, क्योंकि वो इतनी पावरफुल टेक्निक थी। उसको परफॉर्म करने के दौरान, प्रैक्टिस करने के दौरान ही उसकी दोनों की दोनों टांगे बेकार हो गई और इसी के साथ उस बेचारे के सर से उसके बाल भी उड़ गए। उसके बाद से उसने अपने पास एक स्टूडेंट रखा और उसी के साथ मिलकर वो चोरियां करता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची। उसकी टांगे तो पहले से बेकार हो चुकी हैं। ये दोनों मास्टर और स्टूडेंट इस वक्त उस कमरे के अंदर बंद होते हैं, जहां पर सामने एक बॉक्स पड़ा होता है जो कि रस्सियों में लिपटा होता है और उस बॉक्स के अंदर वो स्पेशल फिनिक्स का फ्रूट पड़ा हुआ है, लेकिन वो लोग आगे बढ़कर उसको ले नहीं सकते और ना ही यहाँ से इस कमरे के अंदर से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। हमारा सोमा और बैकचुआ यहाँ पर आने के बाद इन दोनों के साथ क्या करेगी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैंगसान माउंटेन के दो चोर जो होते हैं वो पहले से उस जगह के ऊपर उस वॉल्ट के अंदर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन वो लोग वहां पर काफी दिनों से बंद होते हैं क्योंकि वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता और ना ही वो वहां से उस वॉल्ट को निकाल पा रहे होते हैं, यानी कि वहां पर जो खजाना रखा होता है उस खजाने को भी नहीं ले पा रहे होते। तो दोनों वहां पर बैठकर बहस कर रहे होते हैं। तो उसका स्टूडेंट उसे कहता है कि मास्टर तुम यहाँ पर इसको खोल नहीं सकते। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि अगर खोल सकता तो मैं पहले इसको खोल चुका होता। यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल मैकेनिज्म लगाए गए हैं, इतने स्पेशल मैकेनिज्म है कि जिनको मैं भी नहीं पहचानता, इतने सारे मैकेनिज्म को तो मैं भी नहीं डीएक्टिवेट कर सकता। का स्टूडेंट उसे कहता है कि मास्टर हो सकता है कोई फेमस मास्टर यहाँ पर पहुंच जाए, कोई मास्टर यहाँ पर आए स्पेशल खजाने को लेने के लिए और उसके बाद हम लोग भी उनके साथ यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि बेवकूफों वाली बातें मत करो, यहाँ पर कोई मास्टर कैसे आ सकता है। पहली बात तो यह है कि इस जगह के बारे में किसी मास्टर को पता ही नहीं होगा और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को पता भी होगा तो यहाँ पर आना इतना भी आसान नहीं है। पहला तो यहाँ की इंटरेस्ट नहीं मिलती और दूसरा यहाँ पर बहुत सारे मैकेनिज्म लगे हुए हैं, उन सभी मैकेनिज्म को पार करते हुए यहाँ तक पहुंच पाना किसी भी मास्टर के पास की बात नहीं है। साथ ही साथ हमारे सोमा और बैकचुआ को भी दिखा रहे होता है कि वो दोनों सीढ़ियां उतरते हैं वहां पर नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। तो हमारी बैकचुआ जो होती है उसे तो सब कुछ पता होता है, वो हमारे सोमा से कह रही होती है कि जहां पर मैं पैर रख रही हूँ तुम्हें वहां पर पैर रखना है, और वो लोग वहां पर बड़ी आसानी के साथ सभी के सभी मैकेनिज्म को अवॉइड करते हुए नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तो दोनों थीव्स जो होते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग कौन हो। तो हमारा सोमा और बैकचुआ उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, लगता है कि तुम लोग यहाँ पर खजाना चोरी करने के लिए आए हो। इसी के साथ ही बैकचुआ ऊपर उस बॉक्स की तरफ देखते हैं जो कि ऊपर रस्सियों के अंदर लिपटा होता है, वहां पर उसे ट्रैप करके रखा गया होता है। तो मास्टर से कहते हैं कि तुम यहाँ पर इसी बारे में सोच रही होगी कि इसके अंदर फीनिक्स का फ्रूट रखा हुआ है, मैं भी यहाँ पर इसी खजाने को चोरी करने के लिए आया था, लेकिन मैं इस खजाने को नहीं ले पाया। ना तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही हम लोग उस बॉक्स तक पहुंच पा रहे हैं। वहां पर जो तुम्हें धागे दिखाई दे रहे हैं वो सारे ड्रैगन थ्रेड्स हैं और ड्रैगन थ्रेड्स को तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी के साथ हमारा सोमा जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है, वो उन सभी धागों के साथ वहां पर ऊपर जंप कर जाता है और धागे उसकी बॉडी के साथ लाकर टूट जाते हैं। वो उस बॉक्स को पकड़ता है, जंप करते हुए नीचे आ जाता है और कहता है देखो जरा क्या इसके अंदर फीनिक्स है या नहीं। तो मास्टर का स्टूडेंट उसे कहता है कि मास्टर वो देखो उन्होंने तो उस ड्रैगन सिल को भी तोड़ दिया और उन्होंने खजाना भी ले लिया और वो लोग यहाँ तक भी सही सलामत पहुंच जाए। तो बुढ़ा मास्टर कहता है कि चलो ठीक है उन्होंने खजाना ले लिया, लेकिन वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इस कमरे के अंदर से बाहर निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ ही बैकचुआ जाती है, वहां पर एक लीवर लगा होता है, उस लीवर को जाकर दबाती है, तो इसी के साथ दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। स्टूडेंट अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर तुम तो मुझे कितने दिन से यहाँ पर बिठा कर रखे हुए, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चल सका कि यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है, इसको खींचोगे तो दरवाजा खुल जाएगा, हम लोग पिछले कई दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो उसका मास्टर से कहता है कि बकवास बंद करो, चुपचाप यहाँ से चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। पता है ना कि मुझे भूलने की बीमारी है, हो सकता है कि मैं इस बारे में भूल गया हूँ। और उसी के साथ ही वो लोग भी लीवर दबाते हैं, वहां से निकलना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं, इसी के साथ ही मोटे का पाउंड जो होता है वो एक टाइल के ऊपर पड़ता है जो कि नीचे दब जाती है और इसी के साथ साइड के ऊपर से बहुत सारे तीर उनके ऊपर पड़ते हैं। और इसी के साथ जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, साइड के ऊपर से तीरों के साथ साथ बड़े बड़े बॉल भी उनके ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर साथ ही जब वो भागकर जा रहा होता है, नीचे का ग्राउंड खुल जाता है, वहां पर से एक टाइल हटती है और वो लोग वहां नीचे की तरफ गिरने लगते हैं क्योंकि नीचे वहां पर बहुत सारे स्पाइक्स लगे होते हैं और मोटा दोनों टांगे फैलाकर बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को बचाता है। उसका मास्टर से कहता है कि जब तक हम लोग नीचे नहीं गिरेंगे हम लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसी के साथ ही ऊपर से भी काफी सारी तलवारें निकल आती है, तो मोटा चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मास्टर तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, हम लोग यहाँ पर एक से एक जितने ट्रैप्स हैं सभी के अंदर फंसते जा रहे हैं, तुम किसी एक ट्रैप से भी मुझे बचा नहीं पा रहे हो, तुम कहते हो कि तुम एक महान चोर हो। लास्ट के ऊपर जब वो आखिरी टाइल के ऊपर पैर रखता है, जैसे वो टाइल वहां पर नीचे दबती है तो इसी के साथ ही वो पूरे का पूरा गैजीबू जो होता है वो पूरे का पूरा वही गिर जाता है, उसकी इंटरेस्ट तबाह हो जाती है। हमारा सोमा और बैकचुआ दोनों पहले बाहर निकल आए थे, बाहर निकलने के बाद पीछे की तरफ देखते हैं कि वो पूरे का पूरा तबाह हो चुका है, लेकिन इसी के साथ ही वो मोटा और उसका मास्टर जो होते हैं वो दोनों वहां पर से बाहर निकल आते हैं। वो दोनों बाहर निकलने के बाद एक लकड़ी के ऊपर खड़े होते हैं। मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर बाहर निकलकर। मास्टर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें जिंदा बाहर निकाला है। और इसी के साथ ही वो दोनों फिर से पानी के अंदर गिर जाते हैं। तो उन दोनों के पानी के अंदर गिरने के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। तो हमारा सोमा जाकर उन दोनों को निकाल लाता है और उसके बाद वो लोग उन्हें उल्टा लटका देते हैं, वो उन्हें रस्सी में बांध कर उल्टा लटका देते हैं और उनसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग वहां पर क्या करने के लिए गए थे, क्या तुम लोग वहां पर फिनिक्स के मॉर्टल फ्रूट को चोरी करने के लिए गए थे और तुम लोग वहां पर पिछले कई दिनों से थे, इसी वजह से तुम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं होगा। तो उन लोगों के पास बहुत सारा माल होता है, उस बुढ़े आदमी ने बहुत सारा खजाना जो चोरी किया होता है वो सारे का सारा उसने अपने पास ही रखा होता है और सोमा उस सारे खजाने की तरफ देख रहा होता है, जबकि बुढ़ा मास्टर चलाकर उसे कहता है कि मेरे खजाने की तरफ देखना भी मत। साथ ही वो बैकचुआ से पूछता है मुझे ये बताओ क्या फिनिक्स का फ्रूट इसके अंदर है। तो वो बॉक्स को खोलती है तो वो एम्प्टी होता है, तो वो उसे कहती है नहीं इसके अंदर फिनिक्स का फ्रूट नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो एक मार्शल आर्ट्स की बुक रखी हुई है जो कि हवा पैलेस की एक स्पेशल टेक्निक है। तो बुढ़ा मास्टर उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो इसी वजह से मैं भी सोच रहा था कि तुम्हें इन सभी मैकेनिज्म के बारे में कैसे पता चला। तो इसका मतलब यह है कि तुम अहवा पैलेस की प्रिंसेस हो, अहवा पैलेस की वो प्रिंसेस सेकंड प्रिंसेस बैकचुआ
बैकचुआ जो कि जिंदा बच गई थी, तुम तो वही लड़की हो। इसके साथ ही वो दोनों मास्टर्स जो होते हैं अपनी बॉडी के इर्द गिर्द लिपटी हुई चेन्स को बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं और नीचे उतर आते हैं और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मैंगसान के मास्टर्स को यहाँ पर इतनी आसानी से ट्रैप करके रख सकते हो, रस्सियों के साथ बांध कर रख सकते हो। फिर वो इन दोनों के ऊपर अटैक करते हैं और जहाँ पर इन लोगों की आपस में फाइट होती है तो दोनों मास्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो सोमा को हरा सके। तो सोमा लास्ट सीन के ऊपर उसी की स्पेशल वेयरवुल्फ टेक्निक को यूज करते हुए उसकी फुटप्रिंट वाली जो टेक्निक होती है उसी को कॉपी करके उसी के साथ उनके ऊपर अटैक करता है। तो वो मास्टर्स होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। बुड्ढा मास्टर कहता है कि इस लड़के ने जिस टेक्निक को यूज किया वो मेरी टेक्निक से ज्यादा बेहतर थी। मुझे लगा था कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं वेयरवुल्फ टेक्निक को सही तरह से यूज कर सकता हूँ। और उसके बाद हमारा सोमा और उसके बैकचुआ जो होते हैं वो दोनों उनका सारा माल उठाते हैं और कहते हैं कि हम लोग जहाँ से जा रहे हैं वो दोनों वहां से सीधा कोस्ट वैली की तरफ जाने वाले हैं। तो दोनों मास्टर्स भी कहते हैं कि हमें भी इनके पीछे जाना है, तो वो दोनों भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर काफी सारी बातों को स्किप किया है क्योंकि यहाँ पर पिक्चर्स काफी ज्यादा छोटी है तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली अब चलते हैं बड़ी पिक्चर्स के ऊपर। बैकचुआ और सोमा जब यहाँ से गोस्ट वैली की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में इनके ऊपर अटैक होता है। मारियन फोर्ट्रेस का 11th रिप्रेजेंटेटिव इनके ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरी तरफ से मारियन फोर्ट्रेस का जो 10th रिप्रेजेंटेटिव होता है यानी गुईजीज वो हमारे जो बायरू होता है उसके ऊपर अटैक करता है, वो कैप्टन बायरू के ऊपर अटैक करता है और जो दोनों ही अपनी अपनी फाइट को जीत जाते हैं और अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को हरा देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर प्रेजेंट सीन में दिखाते हैं कि हमारा सोमा जो होता है वो एक कश्ती में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, वो डेड सी में आगे बढ़ रहा होता है, जबकि बैकचुआ वहीं पर सो रही होती है। वो उठकर बैठती है और कहती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। सोमा उसे कहता है तो तुम्हें होश आ गई, तुम तो जाग गई। इसी के साथ ही बैकचुआ जो होती है उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि चियोरमा कितना ज्यादा पावरफुल है। चियोरमा को अपने जैसे लोग ही पसंद है, उसे लगता है कि कमजोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए पैदा होते हैं। इसी वजह से जहाँ पर वो किसी स्ट्रॉन्ग मास्टर को देखता है या तो उसे अपने साथ मिलने की ऑफर करता है या फिर उसे मार डालता है। और इस वक्त उसके साथ जितने लोग हैं वो सारे के सारे उसी की तरह के पागल है, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट हैंड वो दोनों बिल्कुल वैसे ही साइको थे। तो जितने लोग हैं वो लोग किसी को मारने से बिल्कुल भी झिझकते नहीं है, वो जिसको देखते हैं उसको मार डालते हैं। तो चियोरमा के पास जो उसके रिप्रेजेंटेटिव थे उन रिप्रेजेंटेटिव में से 3 ऐसे हैं जो कि जिनकी कोई भी वीकनेस नहीं है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। उन्हें यहाँ के पियरलेस मास्टर्स भी कहा जा सकता है, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उनमें से सबसे पहले नंबर पर है तो जो लाइटनिंग स्वर्ड है, उसमें से पहले नंबर पर लाइटनिंग स्वर्ड है। वो किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे लड़की हो चाहे बच्चा हो, वो सभी को मार डालता है। वो एक ऐसा इंसान है मारना जिसके लिए हॉबी की तरह है, वो किसी को भी देखेगा तो उसको मार डालेगा, ताकि उसके पास कोई भी किसी किस्म के कोई इमोशंस भी नहीं है, यानी कि वो किसी को भी नहीं छोड़ता। नंबर 3 के ऊपर जो लड़की है उसका नाम द वाइज लेडी डैंग सो योंग है और वो जो है वो स्नेक्स का जहर पीती है, वो स्नेक्स का जहर पीती है, उसका ब्लड पीती है। उनका ब्लड पी कर वो इतनी जहरीली हो चुकी है कि वो खुद भी एक नागन बन चुकी है और वो इतनी ज्यादा जालिम है कि वो हमेशा लोगों को मारकर उनको मारने के बाद उनके खून के साथ टब भरकर उसके अंदर नहाती है, यानी कि वो इतनी ज्यादा जालिम है। लेकिन उसको तो वाइज लेडी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा समझदार है। नंबर 4 के ऊपर द इल्यूजनिस्ट डीमन आता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। इल्यूजनिस्ट डीमन जो है वो भी किसी के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता, जहाँ तक कि उसे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। वो छोटे बच्चों के साथ बुरे काम करता है, जहाँ तक कि छोटे बच्चों को मारकर उनकी बॉडी के अंदर से वाइन निकाल कर पीता है। और उसको एक बुरी आदत है कि वो बचपन से ही जब वो एक छोटा बच्चा था तब से लेकर अभी तक वो वाइन पीता है और इतनी पीता है कि उसके पास अभी बहुत सारे मटके पड़े होंगे। यहाँ पर तुम्हें इन सभी के किए हुए क्राइम्स को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती क्योंकि इन सभी लोगों ने इतने ज्यादा लोगों की जान लिया और इतने ज्यादा बुरे काम किए हैं। तो दोनों कश्ती से नीचे उतरते हैं तो बैकचुआ से कहती है कि हम लोग यहाँ पर अगर इस जंग को रोक नहीं पाते तो मुझे लगता है कम से कम हम इन मास्टर्स को सजा तो दे सकते हैं। इन मास्टर्स ने अपनी जिंदगी में जितने बुरे काम किया उन सभी बुरे कामों की सजा तो इन्हें जरूर मिलनी चाहिए। तो मैं उसे कहते तो फिर तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि हम लोग इस जंग को रोक नहीं सकते क्योंकि उनके पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं, लेकिन तुम पांचों के होते हुए मुझे लगता है कि हम मारियन फोर्ट्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स में से कुछ को तो कम कर सकते हैं, यानी कि उनमें से 4-5 को भी मार दिया तब भी ये वार जो है ये काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। बाकी के लोगों के लिए जीतना तो मीरियम जुनियर बड़ी आसानी से बाकियों को हरा सकती है। तुम्हारा सोमा उसकी बातें सुनने के बाद उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम गोस्ट वैली में जाओ, तुम गोस्ट वैली में जाकर बायरू से मिलो और बाकियों से मिलो। यहीं पर मारियन फोर्ट्रेस के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ पर आना होगा। वो कहती है जी तुम क्या कह रहे हो, कैप्टन बायरू ने कहा था कि हम दोनों को एक साथ वापस आना है, तुम यहाँ पर रुककर क्या करोगे। तो वो उसे कहता है कि मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, जब तक तुम लोग वापस आओगे मैं यहाँ पर सोच लूंगा और कुछ प्लान भी बना लूंगा, तब तक मैं यहीं पर रुकूंगा। मैं यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं करूंगा, मैं तुमसे कहता हूँ ना, इसलिए तुम जाओ यहाँ से चली जाओ। तुम इस बात को याद रखना कि तुम्हें मेरे 1000 गोल्ड कॉइन्स भी देने हैं और जब ये काम खत्म हो जाएगा तुम मुझे वो जरूर दोगी। तो इसी के साथ ही सोमा आगे बढ़ जाता है जबकि बैकचुआ वहाँ से वापस चली आती है। पर सोमा यहाँ से अकेले जाकर मारियन फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक करने वाला है। उसे लगता है कि वो लोगों से पहुंचने से पहले वहाँ पर अकेले जाकर चियोरमा को मार सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सोमा अकेले जाकर चियोरमा को मार पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोमा बैकचुआ से कहता है कि तुम वापस चली जाओ, जाकर कैप्टन बायरी और बाकी सभी लोगों से मिलो, मैं यहीं पर तुम्हें मिलूंगा, तुम लोग यहीं पर चले आना, मैं यहाँ पर रुककर कुछ देर सोचना चाहता हूँ, कुछ देर यहाँ पर रुककर कुछ प्लान बनाना चाहता हूँ। बैकचुआ वहाँ से वापस आ जाती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सीन हमें गोस्ट वैली का दिखाया जाता है। तो गोस्ट वैली में हमें स्नो गर्ल और इसके साथ साथ याचा का सीन दिखाया जाता है। स्नो गर्ल ने अपने एक और पपेट को बनाया होता है और उस पपेट के साथ वो याचा के साथ आगे की तरफ बढ़ी होती है। याचा स्नो गर्ल से कहता है कि तुमने यहाँ पर अपनी जैसे एक और पपेट को क्यों बना लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरा गला काटने के बारे में सोच रही हो ताकि तुम मेरी गद्दी के ऊपर बैठ सको। तो स्नो गर्ल उसे कहती है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है और यहाँ पर इस डोल को यूज करना ये मेरा पर्सनल अफेयर है और तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि जाकर ली गाना को आजाद कर दो। तो चाचा उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर ये क्यों चाहती हो कि हम लोग जाकर ली गाना को आजाद कर दे, वाइस जनरल म्यूरियम यूनियन का हम लोग उसे आजाद क्यों करें, तो उसके आजाद करने के पीछे वजह क्या है। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता, अगर हम लोग उसे आजाद नहीं करते तो उसके बाद हमारे साथ क्या होगा, म्यूरियम यूनियन हमारे खिलाफ हो जाएगी और इस वक्त हम लोग बिल्कुल भी म्यूरियम यूनियन के खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे। तो चाचा उसे कहता है लेकिन अगर हम लोग उसको फ्री कर देते हैं, उसको आजाद कर देते हैं, तो फिर मारियन फोर्ट्रेस वालों का क्या होगा, वो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन यह है कि हम लोग बैकचुआ को उनके हवाले कर दे और साथ में उन्हें इमॉर्टल फिनिक्स की इमॉर्टलिटी वाला फ्रूट भी दे दे। दूसरा ऑप्शन यह है कि हम लोग मारियन फोर्ट्रेस के खिलाफ फाइट करें। यहाँ पर इन दोनों में से तुम जो भी ऑप्शन को चूज करते हो, तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन यही है कि हम लोग म्यूरियम यूनियन वालों का साथ दें। म्यूरियम यूनियन के खिलाफ फाइट करके हम लोग जीत नहीं पाएंगे, म्यूरियम यूनियन बहुत ज्यादा बड़ी है। वो उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि मैं म्यूरियम यूनियन के साथ ही चलना चाहिए। फिर साथ ही चाचा उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम उस एक्यूपंक्चर टेक्निक के बारे में क्या जानती हो, उस लड़के की बॉडी के ऊपर जो एम्पर वाली सील लगी हुई है, उसकी बॉडी के अंदर नीडल्स लगी हुई है, वो नीडल्स उसके बारे में तुम क्या जानती हो। स्नो गर्ल उसे कहती है कि उसको सोल रिस्टर्निंग एक्यूपंक्चर टेक्निक कहते हैं। वो एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जो सिर्फ और सिर्फ चॉन फैमिली के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त चॉन फैमिली की करंट पैट्रियार्च जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि उसी ने उस लड़के के ऊपर स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म करते हुए उसके जो नो मैडियंस हैं, उन नो मैडियन पॉइंट्स को उसने ब्लॉक कर दिया हुआ है ताकि वो अपनी सोल पावर को यूज ना कर सके, की पावर को यूज ना कर सके। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, लेकिन उसने उस लड़के की पावर्स को सबड्यू किया और उसके बाद उस लड़के को हाक गोल में प्रोटेक्शन के लिए भेज दिया। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी इस बारे में पता चल जाएगा जब हम लोग चॉन फैमिली की पैट्रियार्च से इस बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चॉन फैमिली की वो जो पैट्रियार्च है वो बहुत ज्यादा समझदार हो रहा है और वो हमेशा ही टाइम में आगे देखती है, यानी कि वो आगे का सोचती है। और मुझे लगता है कि उसने अगर यहाँ पर इस लड़के की पावर्स को सील किया है तो इसमें भी कोई ना कोई राज जरूर छुपा होगा। उसे पता होगा कि यहाँ पर उसने किसी की जान बचानी है, इसी वजह से उसने ऐसा किया होगा। ठीक है, साथ ही वो लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ली गानाक होता है। तो ली गानाक उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे आजाद करने वाले हो, तुम लोगों ने अचानक यहाँ पर अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया। तो चाचा उसे कहता है कि मैंने अपना माइंड नहीं चेंज किया, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार सकता था क्योंकि वहाँ पर मेरे लिए तुम्हें मारना बहुत ज्यादा आसान था। तो वो उसे कहता है तो फिर बताओ कि यहाँ पर कंडीशंस क्या है, तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो। तो चाचा उसे कहता है कि नहीं, कोई भी कंडीशन नहीं है। और इसी के साथ ही वीवी वहाँ पर सामने की तरफ एक फूंक मारती है। वो वहाँ पर आइस टेक्निक को यूज करते हुए उसके जितनी भी चेंज होती हैं सभी को फ्रीज कर देती है, जबकि चाचा अपनी टेलीकाइनेसिस टेक्निक को यूज करते हुए वहाँ पर सारी की सारी चेंज को तोड़ देता है। वो चुटकी बजाता है तो सारी चेंज टूट जाती है और ली गानक वहाँ पर नीचे उतर आता है। और नीचे उतरने के बाद वो कहता है मुझे लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि तुम लोग मारियन फोर्ट्रेस के खिलाफ जाओगे, यानी कि उनके साथ हाथ में नहीं मिलाने वाले। ये तो ज्यादा अच्छी बात है। तो स्नो गर्ल उसे कहती है कि वापस जाने के बाद भी तुम्हें उन लोगों को यही बताना है, अपने सोल्जर्स को यही बताना कि हमारा जो फोर्ट्रेस है यानी कि हमारी जो गोस्ट वैली है ये मारियन फोर्ट्रेस के साथ नहीं है। इसी के साथ ही चाचा अपने पास से उसने जो उसकी स्टिक को कॉन्फिस्केट किया था उसको भी उसकी तरफ फेंक देता और कहता है कि ये लो जी तुम्हारी स्टिक, और चलो यहाँ से निकल जाओ। तो ली गानाक उसे कहता है लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ कि मारियन फोर्ट्रेस वालों को तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और वो लोग इस बात के ऊपर तुम्हें सजा जरूर देंगे। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए तुम्हें अपने बारे में परेशान होना चाहिए क्योंकि वार छिड़ने वाली है और इस वक्त तुम्हारे दोस्त बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो वो उन दोनों की तरफ देखता है, वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और इसी के साथ ही वहां से बाहर निकल आता है। एक्शन में बाहर का दिखाया जाता है, बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कैप्टन बायरियो, बैकचुआ और इसके साथ साथ 77 वो तीनों वहां पर खड़े होते हैं और तीनों वहां पर बात कर रहे होते हैं। तो बायरियो उनसे कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग वहां पर जाकर चाचा का मुकाबला कर सकते हैं। 77 उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर चाचा के बारे में बात कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर उनके जो बाकी के एल्डर्स हैं उनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, उनके पास ऐसे एल्डर्स हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, साथ ही 77 उनसे कहता है कि मैं वहां पर नहीं जाने वाला हूँ। उनसे कहता है प्लीज मुझे
माफ करना, मुझे इस मसले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, मुझे यहाँ पर ली गानाक को नहीं बचाना क्योंकि मैं ली गानाक को जो जानता भी नहीं हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर अपनी जान को दांव पर क्यों लगाऊंगा। तो दोनों उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं। तो इसी के साथ 77 उनसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम दोनों का साथ देने का फैसला सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि मारियन फोर्ट्रेस का इल्यूजनिस्ट डीमन वो मेरे हत्थे आएगा, अगर उसे मारने की बात है तो उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन यहाँ पर किसी और को बचाने या किसी और को मारने के बारे में मेरे बारे में सोचना मत कि मैं ये काम करूंगा। बैकचुआ बायरू से कहती है कि लगता है कि हम लोग यहाँ पर बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं, ये इस तरह हमारा साथ नहीं देगा, बताओ हमारे पास कितना टाइम बचा है। तो बायरू से कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तकरीबन एक ही दिन बचा है क्योंकि कल मैंने सुना है कि हमारी आर्मी जो है वो हाकुल को पार करते हुए आगे पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कल तक वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बैकचुआ कहती है लेकिन हमें यहाँ पर ली गानाक की जरूरत पड़ेगी, ली गानाक के बिना हम लोग जाकर फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, हमें फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक करके इस वार को होने से रोकना है। उसी वक्त उन्हें सामने से आवाज आती है, कोई सामने से चलता हुआ आ रहा होता है, वो ली गानाक होता है। वो उनसे कहता है कि तुम्हारा प्लान वाकई में बहुत ज्यादा घटिया है, क्या तुम लोग वाकई में सोच रहे हो कि हम 4-5 लोग वहां पर जाएंगे और जाकर उस फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक करेंगे और जाकर उस फोर्ट्रेस के अंदर जो मास्टर्स हैं सभी को हरा देंगे। तो वो सभी लोग वहां पर उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। तो वो उसे कहता है कि वीकलिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो यहाँ पर बायरू से बात कर रहा होता है, वो उसे कहता है कि कमजोर इंसान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि स्लैंट आई, मैं यहाँ पर तुम्हें वापस लेने के लिए आया था, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवाने के लिए आया था। इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि कमजोर इंसान तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए। तो बायरू उसे कहता है कि तुम्हारी हालत को देखकर तो लगता है कि तुम्हारे बहुत ज्यादा बुरे दिन चल रहे हैं, इसके बावजूद तुम यहाँ पर इतना ज्यादा बकवास किए जा रहे हो। ली गानाक कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये लड़की कौन है, मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी इस लड़की को देखा है, ये कौन है, इसके बारे में तो बताओ मुझे। उसे कहती है कि मेरा नाम बैकचुआ है और इस बंदे का नाम शैडोलेस मैन है, यानी कि तुमने इसके बारे में सुना होगा, ये हंटर 77 है। तो ली गानाक कहता है कि मुझे तुम दोनों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन बायरू के बारे में और अपने बारे में अच्छी तरह से पता है। तो मुझे लगता है कि हम 4 लोग वहां पर जाकर फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, हम 4 लोगों के साथ यहाँ पर अटैक करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। 77 उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि हम 4 नहीं बल्कि 5 हैं। फिर साथ ही वो आसपास देखता है और कहता है कि वो बेवकूफ एरन बॉय कहाँ पर चला गया। तो ली गानाक भी उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही लोग हैं। तो बैकचुआ उन लोगों से कहती है कि उसने कहा कि वो मारियन फोर्ट्रेस के बाहर रुकना चाहता है, उसने कहा कि वो वहां पर कुछ देर सोचना चाहता है ताकि वो प्लान बना सके और हमें वहां पर जाकर उसे मिलना है। ये बात सुनने के बाद वो तीनों ही चलाकर उसे कहते हैं, स्पेशली 2 चलाकर उसे कहते हैं क्या क्या तुम उस बेवकूफ को वहां पर छोड़ आई हो। बायरू चलाकर उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि वो किस किस्म का इडियट है, इसके बावजूद तुम उसे वहां पर अकेला छोड़कर आ गई। उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो खुद जाकर मारियन फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक कर देगा और तुम्हें उसे वहां पर नहीं छोड़ना चाहिए था। 77 भी यही सोच रहा होता है कि हाँ वो वाकई में बेवकूफ है, मुझसे भी वो ऐसे ही फाइट मोल ले रहा था जबकि उसे पता ही नहीं था कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मारियन फोर्ट्रेस के 7th फोर्ट्रेस का दिखाया जाता है, यानी मारियन फोर्ट्रेस के अंडर 13 फोर्ट्रेस आते हैं, उनमें से ये 7th नंबर का फोर्ट्रेस होता है। तुम्हारा जो सोमा होता है उस फोर्ट्रेस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, वहां पर जो गार्ड्स होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, ये कौन बंदा है जो यहाँ पर चला आया है, अचानक से यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर कहाँ से आ गया। इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि तुम कौन हो, अपनी आइडेंटिटी बताओ। तुम्हारा सोमा उनसे कहता है कि क्या यहाँ पर चोमा है, चोमा को जल्दी से बाहर निकालो, मुझे उससे मिलना है। गार्ड से बात सुनते ही चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे ग्रेट मास्टर को उनके नाम से पुकारने की, हमारे ग्रेट मास्टर चोरमा का नाम इस तरह कोई भी नहीं ले सकता, कमीने कहीं के, लगता है कि तुम मरना चाहते हो जहाँ पर हमारे दरवाजे के बाहर आकर इस तरह की बकवास कर रहे हो। तो सोमा उनकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे पहले से पता था कि इस प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ बातों से हल नहीं किया जा सकता, मुझे यहाँ पर अपने पंचेस को यूज करना पड़ेगा। इसी के साथ ही हमारा सोमा जो होता है उनके दरवाजे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि दरवाजा तोड़कर अंदर जा सके। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 30 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।